पहले दो की बात करते हैं एक बार, जो हमने इनिशियली डिस्कस किया कि सर आपके पास एक बीइंग एन अनपेड सेलर, दो राइट, एक लीन और एक स्टॉपेज इन ट्रांजिट। दोनों ही कोई काम के नहीं अनलेस तीसरा राइट ना हो जो हम स्टार्ट करें, विच इज रीसेल। बिकॉज अल्टीमेटली सर मुझे मतलब है पैसे से। लीन के अंदर गुड्स मेरे पास होते हैं और मेरे पास ही रहते हैं। स्टॉपेज इन ट्रांजिट में गुड्स वापस मेरे पास आ जाते हैं, पर मैं क्या करूं इन गुड्स का जब तक मेरे पास उनको बेच के पैसा ना आए। तो लॉ में क्या बोलता है, आपको एक आखिरी राइट देते हैं। ऑब्वियसली हम बात करें अगेंस्ट द गुड्स, तीसरा आखिरी राइट विच इज रीसेल। डायग्रामेटिकली बताऊं तो ऐसा कुछ हो रहा है कि सर वी हैड दिस गाय सेलर, बायर, यहां से यहां पे एरो, गुड्स सोल्ड, नंबर 1। यहां से यहां पे पैसा नहीं आया, इज नंबर 2। और सेलर के आगे लग गया अनपेड, इज नंबर 3। ये नंबर 3 हो गया। ठीक है, गुड्स हमारे पास ही पड़े हुए थे। ठीक है, जैसे हमने लीन का एक्सेस करा हुआ है, गुड्स वर विद अस। लॉ में क्या बोल रहे हैं, एक फोर्थ पॉइंट बाहर निकालते हैं सर, चौथा, विच इज रीसेल। इन्हीं गुड्स को रीसेल, मतलब पिक्चर में आ जाएगा अब एक तीसरा बंदा, इसको हम बोलेंगे प्यार से सब्सिक्वेंट बायर, क्योंकि बायर तो ऑलरेडी था। एक और बायर जिसको हम बेच रहे हैं अब, दैट इज रीसेल कर रहे हैं। लॉ में क्या बोलते हैं, रीसेल करने के लिए एक कंडीशन है, एंड द कंडीशन इज आपने इसको एक नोटिस देना पड़ेगा कि भाई पैसा दे दे, नहीं तो मैं तेरा माल बेच देगा। उसके बाद आप बेच सकते हो, अगर फिर भी पैसा नहीं दे रहा तो आप बेच सकते हो। तो एक ऑब्लिगेशन दिया अनपेड सेलर को कि भाई आपका ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटी है कि आप बायर को एक बार नोटिस देना उसका माल बेचने से पहले, क्योंकि माल उसका है, मालिक वो है। ठीक है, लिख देता हूं यहां पे आपके लिए, ओनर, ओनर ऑफ गुड्स। तो इसे नोटिस देना बेचने से पहले। तब दो केस हो सकते हैं रीसेल के अंदर। जो हम नोटिस की बात कर रहे हैं वो नोटिस आपने दिया या आपने नहीं दिया, दो ही केस बन सकते हैं। गुड्स जो बेचे थे इसका आपको पैसा मिलने वाला था, लेट्स से दैट पैसा वाज ₹1,00,000, जो आपको मिलना चाहिए था पर मिला नहीं ऑब्वियसली, और आपने गुड्स को रीसेल करा, मतलब किसी और को बेचा, और आपने नोटिस दिया। ठीक है, मैं इस कॉलम की बात कर रहा हूं, आपने नोटिस दिया जो देना चाहिए था। अब उसमें फर्दर दो केस बन सकते हैं सर। आपने जब एक गुड्स रीसेल करे तो या तो आपने उसको बेचा 1,20,000 में, या आपने उसको बेचा 90,000 में। बाजू में भी दो केस, सर नोटिस देना चाहिए था, आपने नोटिस नहीं दिया, एंड गुड्स को बेचा 1,20,000, मतलब महंगा या सस्ता। तीसरा कोई केस पॉसिबल है ही नहीं। नाउ अगर आपने 1,20,000 में बेचा, चांदी हो गई सर, अच्छी बात है, अच्छा हो सामने वाले ने मुझे पैसा नहीं दिया, 20,000 एक्स्ट्रा कमाने को मिल गया। तो जो ऊपर का 20,000 है रिटेन्ड बाय अनपेड सेलर, वो अपने पास आप रख लो। सर कम में बिका, डैमेजेस माइनस ₹10,000 रिकवर फ्रॉम इनिशियल बायर, से क्लैरिटी रहे। डन सर, एकदम ही अच्छी सिचुएशन कि जो ऊपर का मिला वो आपका, और जो नुकसान हुआ वो आप ले लेने का, लॉफुली ले लेने का। ठीक है, बाजू वाले केस की बात करते हैं। सब मिलना चाहिए था 1,00,000, मुझे उसको नोटिस देना चाहिए था, नोटिस मैंने नहीं दिया। नोटिस ना देने के बाद मैंने उसको बेचा 1,20,000 में। देख के लगता है एक अच्छी सिचुएशन पर लॉ मेकर बोलता है नहीं ऐसा कैसे, हमने आपको नोटिस देने को बोला, आपने नोटिस दिया क्यों नहीं। मतलब आपने जो ऊपर का पैसा कमाया प्लस ₹20,000 पे टू इनिशियल बायर या ओरिजिनल बायर, जो भी वर्ड आपको अच्छा लगे, माइनस ₹10,000 कैन नॉट रिकवर फ्रॉम इनिशियल बायर।
मुझे खाली एक ही सिचुएशन वेird लगती है, ये वाली, कि एक तो साले ने मुझे मेरा पैसा नहीं दिया, उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई और मैंने सामान झक मार के किसी और को बेचा। किस्मत अच्छी थी कि महंगा बेच पाया, पर जो आपने ऊपर का कमाया वो आपको सामने वाले को देना पड़ेगा। पर ये है लॉजिकल। सर क्यों? लाइक आई सेड, सर ओनर ये है, नोटिस देना चाहिए था, आपने क्यों नहीं दिया? तो क्योंकि ओनर वो है और आपने नोटिस नहीं दिया, तो आपका ड्यूटी है एज एन अनपेड सेलर कि ऊपर का जो भी आपने पैसा कमाया वो उसको आप चुपचाप हैंड ओवर कर दो। दैट इज 20,000 इस एग्जाम्पल के अंदर। नोटिस दिया तो रख लो, नहीं दिया तो उसको दे दो। नुकसान हुआ, नुकसान रिकवर कर लो अगर नोटिस दिया तो, और नोटिस नहीं दिया तो नुकसान भी रिकवर नहीं होगा क्योंकि आपने लॉ का कंप्लाई नहीं करा। दो केस और। सर अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, पेरिशेबल नेचर के, तो ऑब्वियसली हम नोटिस वोटिस का वेट थोड़ी करेंगे, नोटिस देंगे फिर वो पैसा देगा नहीं देगा, तो उस केस के अंदर आपको वेट नहीं करना, आप सीधा बिना नोटिस दिए माल बेच दो। सर अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं तो बिना नोटिस दिए, और फिर भी आप फॉल कर रहे हो इस अच्छे वाले बॉक्स के अंदर जहां पे आपको एडिशनल रखने को मिल रहा है और नुकसान रिकवर करने को मिल रहा है, ठीक है, बिना नोटिस के भी, क्योंकि गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, विदाउट नोटिस, स्टिल आप इस बॉक्स में फॉल कर रहे हो। और दूसरा, सर अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि नोटिस वोटिस देने का नहीं, सीधा बेच देने का, तो नहीं नोटिस देंगे, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तो, एंड स्टिल हम इस ब्रैकेट में फॉल करेंगे, दैट इज सरप्लस रख लेंगे और डेफिसिट रिकवर कर लेंगे। कब? अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा तो, कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है नोटिस नॉट रिक्वायर्ड, तो नोटिस नहीं देंगे सर, एंड पेरिशेबल है तो नोटिस नहीं देंगे सर, एंड स्टिल विल फॉल इन दिस ब्रैकेट। और आपका सेक्शन 64 खत्म हो गया सर। एक बार बुक में से पढ़ते हैं फिर वापस यहां पे आते हैं। पहले मैं बुक में आ गया वापस। 54 ये रहा, देख मार्क करता हूं एक बार, ये दूसरा नोटिस दिया, तीसरा रीसेल्स द गुड्स, और लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, तीनों पॉइंट देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। The right of resale is very valuable right given to the unpaid seller. In the absence of this right, the unpaid seller's other rights, that is lien and shopping transit, would not have been of much use. Because these rights only entitle the unpaid seller to retain the goods until paid by the buyer. The unpaid seller can exercise the right to resell the goods under the following conditions. एक एक करके देखते हैं सारी conditions. पहला, where the goods are of perishable nature. In such a case, buyer need not be informed of the intention of resale. किया डिस्कस हमने। दूसरा, where he gives notice to the buyer of his intention to resell the goods. If after the receipt of such notice buyer अभी भी पैसा नहीं दे रहा reasonable time के अंदर, तो देख दो केस। It may be noted that in such cases the resale of the goods the seller is also entitled to, हक है आपका, पहला recover the difference between the contract price and the resale price 90,000 and 1 lakh वाला from the original buyer as damages, किया हमने डिस्कस। दूसरा, retain the profit if the resale price is higher than the contract price 1,20,000 वाला। ओके, नीचे, it may also be noted that the seller can recover damages and retain the profits only when the goods are resold after giving notice of resale to buyer। ठीक है, नोटिस देना पड़ेगा क्योंकि वो मालिक है। Thus, if the goods are resold by the seller without giving any notice, the seller, आगे से पहला, cannot recover the loss suffered on resale। 10,000 आप रिकवर नहीं कर पाओगे। Moreover, if there is any profit on resale, he must return it to the original buyer. That is, he cannot keep the surplus with him. करा हमने डिस्कस। पहले फोर्थ पॉइंट पढ़ लेते हैं। A resale by the seller where right of resale is expressly reserved in the contract of sale. Sometimes it is expressly agreed between the seller and the buyer that in case the buyer makes a default in payment of the price, seller will resell the goods to some other person. In such cases, seller is said to have reserved the right of resale and he may resell the goods on buyer's default. It may be noted that in such cases, seller is not required to give notice of resale. क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है he is entitled to recover damages, वही वाले बॉक्स में फॉलो करोगे आप, entitled to recover damages from the original buyer even if notice of resale is given not given, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीच वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं एक बार, छोड़ा था हमने इसको, ये देख लेते हैं। Where an unpaid seller who has exercised his right of lien or shop in transit resells the goods, the subsequent buyer acquires a good title। पढ़ते आपको स्ट्राइक होना चाहिए यूनिट नंबर 3 का थर्ड लास्ट टॉपिक का ऊपर से 7वां पॉइंट, जहां पे हमने पढ़ा था सेल बाय नॉन ओनर।
उसके अंदर 7वां पॉइंट था, ये मिल जाएगा जल्दी से होपफुली। हाँ सर, 7वां पॉइंट, सेल बाय अनपेड सेलर। उसके अंदर देख, हेडिंग देख, एक्सेप्शंस के अंदर, इन द फॉलोइंग केसेस अ नॉन ओनर कैन कन्वे अ बेटर टाइटल टू द गुड्स टू द परचेजर। ठीक है, गुड टाइटल उसमें था हमारे पास ऑलरेडी, रीसेल। हम यही पॉइंट नीचे वापस पढ़ रहे हैं सर, कि आपने जिसको भी बेचा उसको गुड टाइटल ही मिलेगा। देखिए रहा, वापस देखते हैं, ये देख, द सब्सिक्वेंट बायर एक्वायर्स अ गुड टाइटल, मैं को रिकंसाइल करवा रहा हूं, अ गुड टाइटल देयर ऑफ एज अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर डिस्पाइट द फैक्ट दैट द नोटिस ऑफ रीसेल हैज बीन गिवन या नॉट गिवन, उसको तो गुड टाइटल ही जाएगा। नहीं चला तो अलग टॉपिक है, पॉइंट नंबर 5 इज अ डिफरेंट टॉपिक, उसकी हम बात अभी नहीं कर रहे। पॉइंट इतना सा था, तो वापस यहां पे आते हैं, नहीं यहां पे, और यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं 54 और फटाक से कॉपी कर लेते हैं द होल समरी ऑफ द सेक्शन। यस सर, कुछ सोल्ड ना, प्राइस तो बाद में भी दे सकते हैं। यूनिट नंबर 1 में थे आप, यूनिट नंबर 1 के अंदर में एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन नंबर 5 ओपन करते हैं आपके लिए। वहां पे लिखा था सर सेल के कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से बन सकते हैं, वहां पे लिखा था पैसा अभी मिले, बाद में मिले, साथ में मिले, कभी भी मिले, डजंट मैटर। तो बाद में मिलेगा तो बाद में नहीं मिल रहा ना, वही तो दिक्कत है। ये देख, ओपन करें आपके लिए, सेक्शन नंबर 5, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड। देख यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर मे बी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स, या फिर इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस बट गुड्स बाद में दिए, या फिर जब हम पढ़ रहे हैं देयर मे बी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड एन इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस, नहीं, इट मे बी अग्री दैट डिलीवरी और पेमेंट और बोथ आर मेड इन इंस्टॉलमेंट्स, या फिर दोनों फ्यूचर में। तो पेमेंट तो अभी भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, वो सब मैटर ही नहीं कर रहा। मैटर क्या कर रहा है, आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी सर, और पैसा नहीं आया, तभी तो आप अनपेड सेलर बने। तो अनपेड सेलर कैसे बनते? अगर उसने 2 महीने का टाइम दिया और फिर 2 महीने के बाद पैसा दे और उसको 1 महीने के बाद सेलर को 1 महीने के बाद अच्छा प्राइस नहीं, नहीं बेच सकते, रीसेल नहीं कर नहीं। पर 2 महीने आप जो वेट करोगे तो 2 महीनों से आप इंटरेस्ट जरूर लोगे, 2 महीने का पेमेंट लेट लेने का। ठीक है, ये रहा सर आपके सामने पूरा का पूरा। एग्जाम का क्वेश्चन ऑब्वियसली, पढ़ चुके हैं, रिपीट है, फिर भी पढ़ रहे हैं। सर एक वर्ड यूज करा उसने, क्वासीलीन। हेडिंग की बात करते हैं, वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर। हमारे मेन डायग्राम में आते हैं एक बार, ये रहा सेम पॉइंट, पर वहां पे उसने एक और वर्ड यूज कर दिया, क्वासीलीन। द क्वेश्चन इज, सर लीन ही बोल देते, क्वासीलीन क्यों बोला आपने? द आंसर इज, जो मैंने सर्कल मार रखा है, सर गुड्स मेरा ही है, बिकॉज द हेडिंग इज प्रॉपर्टी हैज नॉट पास्ड, वहां से एरो आ रहा है। तो अगर मेरा ही गुड्स है और उसको मैं मेरे पास ही रखता हूं तो उसको लीन थोड़ी बोल सकते हैं, क्योंकि लीन तो होता है किसी और का सामान अपने पास रखना, ये मेरा ही सामान है, मेरे पास रखता हूं, तो लीन जैसा है, लीन नहीं है। या उसको आप बोल दो विथ होल्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, गुड्स को डिलीवरी को अपने अपने पास ही रख लिया और सामने वाले को आपने नहीं दिया। तो या तो वो बोल दो या क्वासीलीन बोल दो, आपकी मर्जी, दोनों ही बोल सकते हैं, दोनों ही सही होंगे। देखते हैं क्या लिखा उसने यहाँ पे, where the property in goods has not passed to the buyer, the unpaid seller has in addition to his remedies a right of withholding delivery of goods, वही जो ऊपर लिखा हुआ था। The right is similar to lien and इसलिए उसको बोलते हैं कॉसी लीन, क्योंकि उसके जैसा है, तो जैसे कोई कॉसी बोलते हैं। This is additional right used in case of agreement to sell। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर जाऊं उस डायग्राम में वापस एक बार, तो आपको ऐसा समझ में आना चाहिए सर हमारा ये लेफ्ट साइड पूरा खत्म हो चुका है, whole of this is done, that is rights against the goods is done and dusted। और वो डिफिकल्ट था, जो बचा है वो बहुत आसान है, which is right against the buyer। चारों पॉइंट आपको यही समझ में आ जाएंगे। जैसे हम पहले पॉइंट की बात करें, सर अगर गुड्स उसके पास जा चुका है
तो ना आप लीन कर सकते हो ना स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकते हो। ओनली थिंग यू कैन डू इज उसको आप कोर्ट में ले जा सकते हो, एंड दैट इज सूट फॉर प्राइस, कोर्ट में ले जाना और उसके ऊपर केस ठोकना। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा कि सर हम नोटिस देके रीसेल कर सकते हैं। उसमें आपने बेचा था 90,000 का, तो हमने 10,000 के लिए वर्ड भी यूज करा था डैमेजेस। जो आपका डेफिसिट था 10,000 का, दैट वाज डैमेजेस, वो आप रिकवर कर सकते हो। तीसरा, सर वो पैसा नहीं दे रहा, हम कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर देंगे, दैट इज रेप्यूडिएशन, कैंसिल करना, सूट फॉर रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मुझे तो जब बेचना भी नहीं है चाह, तो रेप्यूडिएशन मतलब कैंसिल करना। एंड लास्ट, सर उसने मुझे पैसा दिया पर पैसा लेट दिया, तो ब्याज लेंगे, दैट इज सूट फॉर इंटरेस्ट। तो अगेंस्ट द बायर वाले राइट्स आर वेरी इजी, वेरी मतलब वेरी वेरी इजी। ओपन करते हैं एक बार, देख मैं यहां पर आया, ये रहा, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। उसके अंदर पहला सूट फॉर प्राइस, कल हमने डिस्कस अभी भी कि सर कोर्ट में लेके जाएंगे और उसको सू करेंगे और उससे हम पैसा रिकवर करवाएंगे। दूसरा, जो भी हमें नुकसान हुआ वो उससे वसूलेंगे, दैट इज सूट फॉर डैमेजेस। तीसरा, भाई तुझे बेचना ही नहीं है मुझे, मैं किसी और को बेच दूंगा, दैट इज रेप्यूडिएशन। रेप्यूडिएशन का सिनोनिम लिखा है वहां पे रेसिंड, दोनों का मतलब एक ही होता है, कैंसल। इनके सबको नहीं पता, उन्होंने बता दिया। एंड लास्ट, पैसा मिला पर लेट मिला सर, तो ब्याज के साथ लेंगे, वो ये रहा। लास्ट पैराग्राफ मैं पढ़ाऊंगा, उसमें दिमाग है पर उसके ऊपर का आपको आसान लगना चाहिए। देखिए एलवेट के 4 पॉइंट। अगेंस्ट द बायर, अगेंस्ट द गुड्स 3 थे, लीन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट और रीसेल, वो हमारा हो गया। अगेंस्ट द बायर क्या राइट्स है, हम अभी वो पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर 4 आसान पॉइंट लिखे हुए हैं। कोर्ट लेके जाएंगे, पूरा पैसा लेंगे, कोर्ट लेके जाएंगे, डैमेजेस लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, ब्याज लेंगे। इट्स दैट इजी। वेटिंग 1 मिनट। जिस दिन ड्यू डेट होता है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का, अगर आप उससे पहले ही मना कर दो तो उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी। उस दिन मना करो उसको बोलते हैं एक्चुअल। तो क्योंकि आप हमने बिफोर लिखा, उसको एंटीसिपेटरी बोलते हैं। तुमको याद होना चाहिए, यूनिट नंबर 5 पेज नंबर 2, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज यू आर एंटीसिपेटिंग दैट ड्यू डेट पे वो काम नहीं करेगा। ही मे और ही मे नॉट, हो सकता है अभी मना कर रहा है पर बाद में कर दे। लास्ट वाले पे आते हैं, काम का नहीं बट ठीक है पढ़ लेते हैं उसको भी। सर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ नहीं है पहले से कि क्या ब्याज लेंगे आपसे, तो इट विल बी अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर अगर ये नहीं लिखा हुआ ब्याज कब से लेंगे, तो आप जब सामने वाले को इन्फॉर्म करोगे बायर को, तब से ब्याज लेंगे। तो इट सेज इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, द कोर्ट में अवॉर्ड इंटरेस्ट टू द सेलर इन अ सूट बाय हिम एट सच रेट एज ए थिंग्स फिट, मतलब रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, 6%, 7%, जो भी मार्केट में चल रहा होगा वैसा। ऑन द अमाउंट ऑफ द प्राइस फ्रॉम द डेट ऑफ टेंडर ऑफ द गुड्स और फ्रॉम द डेट ऑन विच द प्राइस वॉज पेबल, उतना आपको ब्याज मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में तो बहुत ही अच्छी बात है, उस रेट पे मिलेगा, नहीं लिखा हुआ तो रीजनेबल रेट पे मिलेगा। ठीक है, कुछ काम का नहीं। पूरा चैप्टर 360 डिग्री घूम चुका है, बिकॉज आपको टॉपिक दिख रहा है वहां पे, रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर। अब तक हम पढ़ रहे थे रेमेडीज अवेलेबल टू द अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, अभी हम उल्टा पढ़ रहे हैं, रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर। द क्वेश्चन ऑब्वियसली इज, टॉपिक में बढ़ने से पहले, कि सर व्हाई वुड अ बायर हैव अ रेमेडी अगेंस्ट द सेलर। 3 ही केस हो सकते हैं। पहला, सर हमें सेलर ने टाइम पे गुड्स ही नहीं दिए। दूसरा, सर गुड्स दिए पर जैसा बोले थे वैसे गुड्स नहीं दिए, दैट कैन बी एन इशू। तो अगर मैं बायर हूं तो सेलर कैसे कैसे हग सकता है, वो मैं सोच रहा हूं कि सर माल नहीं दिया, माल दिया पर गलत दिया, या कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट कर दिया। इन आइदर ऑफ द केस मी एज अ बायर विल नाउ हैव राइट अगेंस्ट द सेलर, अनपेड सेलर नहीं, सेलर, मेरे को राइट्स मिलेंगे। तो पहले उसने लिखा, ये देख क्या, अगर सेलर हो तो आप किन किन तरह से हग सकते हो। तो उसने पहला बोला ये रहा, फेल्स टू डिलीवर द गुड्स एट द टाइम और इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड, आपने गुड्स नहीं दिए सामने बायर को। दूसरा, सर दिए पर जिससे देने थे वैसे नहीं दिए, नॉन कॉन्फर्मिंग गुड्स। और तीसरा, आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। इन तीनों केस में ऐसा माना जाएगा सेलर की गलती, और इसलिए हमने लिखा रेमेडीज ऑफ बायर। बायर को अब रेमेडीज मिलेंगी। सर कौन सी, वही साइज हमने अभी ऊपर पढ़ी, सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर इंटरेस्ट, रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सारे पॉइंट्स वही हैं। ओपन करता हूं एक बार, ये देख,
इसमें आई गेस एक पॉइंट रिपीट हुआ है, हाँ ये वाला, इसको काट देते हैं, बाकी पढ़ते हैं। रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, कि भाई मुझे तुझसे चाहिए ही नहीं। दूसरा डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। दूसरा सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, मुझे लगता है अच्छा ये वाला जो एग्जाम में आ चुका है। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अगेन हम पढ़ चुके, इसको हम यूनिट नंबर 5 में ही पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। आपको याद आना चाहिए सर, अगर कोई चीज यूनिक है या अगर कोई चीज रेयर है तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव मार्केट में अवेलेबल है नहीं, तो मैं एज अ बायर फोर्स करूंगा सेलर को कि भाई मुझे ही बेच, कोर्ट से ऑर्डर लेकर आऊंगा। उसको बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। एग्जांपल लेते हैं, बुक में भी एग्जांपल दिया है, मैं आपको अच्छा एग्जांपल दे देता हूं कि सर मान लेते हैं जो सेलर है वो बायर को बेचने वाला था टीपू सुल्तान का स्वॉर्ड, पर सेलर ने मना कर दिया। डैमेजेस क्या ही लूंगा, इंटरेस्ट क्या ही लूंगा, रादर मैं कोर्ट जाऊंगा और कोर्ट से ऑर्डर लेकर आऊंगा जहां पे कोर्ट इसको बोलेगा कि भाई तुझे बेचना ही पड़ेगा। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जो कहा था वो करना ही पड़ेगा, इस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स ऊपर वाले ही हैं सर, मैं फिर भी एक बार देख लेता हूं नीचे आके। देख इसके अंदर भी आप एग्जांपल देखोगे, अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंदर यू विल फाइंड रेयर वर्ड, वही हिंट है पकड़ने के लिए कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आंसर होगा। पढ़ लेते हैं एक बार पूरा। A agreed to sell a rare painting of Mughal period to B, but on the due date of delivery, A refused to sell the same. In this case, B may file a suit against A for obtaining an order from the court to compel, force करना, to compel A to perform the contract. That is, to deliver the painting to B at the agreed price. जो कहा था वो करना ही पड़ेगा। तो एज अ बायर मैं ये केस फाइल कर सकता हूं। ऊपर वाला was anyway easy, damages for non delivery। सर कौन से डैमेजेस की बात कर रहे हो, कितना ऑब्वियस है, या तो ऑर्डिनरी होंगे या स्पेशल होंगे। अगेन दोनों हम पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 5 के अंदर। सर मतलब एग्जांपल लेते ना, सर सेलर बायर को सप्लाई करने वाला था 100 kgs ऑफ राइस, बायर पैसा देने को रेडी था। सर बायर को कितना पैसा देना था, ये 100 किलो राइस के लिए बायर को पैसा देना था सपोज 10,000 रुपए। बायर पैसा देने को रेडी है, पर मां कसम सेलर ने बायर को राइस सप्लाई ही नहीं करा, जिसकी वजह से बायर को प्रोक्योर करना पड़ा बाहर से। सर कितने में प्रोक्योर किया, 12,000 में। तो सर ये जो 2,000 मैंने ऊपर का दिया ना, वो मैं यहां से रिकवर कर लेगा, और इसी को बोलते हैं डैमेजेस। दैट इज 2,000 रुपीज जो मैंने एक्स्ट्रा पे करा, वो मैं रिकवर कर लूंगा। 10,000 तो उसको भी देने वाला था, 10,000 मैंने बाहर भी दिए, बाहर एक्स्ट्रा जो 2 दिए वो मैं रिकवर कर लेगा। ठीक है, दैट इज दिस पॉइंट। पढ़ते हैं एक बार। वेयर द सेलर wrongfully neglects or refuses to deliver the goods to the buyer may sue the seller for damages for non delivery। तो सिर्फ कौन सा डैमेजेस हुए, ऑर्डिनरी। नाउ द क्वेश्चन ऑब्वियसली इज सर स्पेशल क्या होता है, इनके से याद नहीं, मैं याद दिला देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ऐसा पढ़ा था, स्पेशल डैमेज का मतलब लॉस ऑफ प्रॉफिट। इकोनॉमिक्स के अंदर इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर मतलब ए बी को माल देता 10,000 में, बी वो सी को बेचने वाला था 14,000 में। ए को ऑलरेडी पता था बी के द्वारा कि भाई मैं तेरा माल आगे बेचने वाला हूं 14,000 के अंदर, तो मुझे प्लीज टाइम पे दे देना। और फिर भी ए ने बी को टाइम पे नहीं दिया। अब हम 4,000 रिकवर करेंगे सर, ये वो पैसा है जो मैं कमा सकता था पर नहीं कमाया, इट वाज स्पेशल डैमेजेस। तो एक ऑर्डिनरी होता है, एक स्पेशल होता है। उसने आपको एग्जांपल दे रखा है स्पेशल डैमेजेस का, जो हमने यहां पे वर्ड यूज करा पता था, दैट इज एसेंशियल। स्पेशल डैमेज रिकवर करने के लिए ये होना ही चाहिए, ये वाला एरो, ये वाला एरो। मतलब बायर ने बता रखा होना चाहिए सेलर को कि भाई मैं आगे बेचने वाला हूं, ये बता रखा है तो ही आप वो रिकवर कर पाओगे डिफरेंस, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो आपकी बुक में जो एग्जांपल दिया है वो स्पेशल डैमेज का दिया हुआ है। सर कहां लिखा हुआ है, ये देख, न्यू दैट,
पता था मतलब स्पेशल डैमेजेस। पढ़ सकते हैं एग्जाम्पल एलवेट एग्जाम्पल 8, बहुत आसान लगना चाहिए आपको। एग्जाम्पल 8 बहुत ज्यादा आसान लगना चाहिए आपको। बोलना। A ने यूज सेट किया B को हम्म 10,000 और B ने सेट किया C को 12,000 और C ने उसको बोला था कि ये सेल बराबर सी ने उसको या बी ने उसको? B ने हाँ तो सी बोला, बी ने सी को बोला था, ओके। को बोला दे दिया तो आप बाकी का ऑर्डर ना वापस आपको ही देना। वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, यस। पर ये बात बी ने भी ए को बताई होनी चाहिए कि अगर टाइम पे जाएगा तो मेरे को आगे भी ऑर्डर देगा। ये वापस बी ने ए को बताया होना चाहिए, तो वो भी रिकवर हो जाएगा, सारा लॉस ऑफ प्रॉफिट। हाँ हाँ, तो वैसे ही पढ़ चुके ना, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन नंबर 10 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 4 कि वीक नहीं हो सकता, इट हैज टू बी सर्टेन। तो वैसे भी है, सर्टेन होना चाहिए। जो C ने B को बोला ना कि आगे का ऑर्डर तो उसका प्राइस कैसे निकालेंगे? वो तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा ना, मैं तुझसे 500 किलो खरीदा, अगर बराबर हो तो आगे जैसे और 500 किलो खरीदेगा, तो जो 500 किलो खरीदेगा उसका जो प्रॉफिट होगा वो इससे रिकवर कर लेंगे, अज्यूमिंग बी ने ए को बता रखा था। हवा में बात करी होगी तो वो रिकवर नहीं होगा, हैज टू बी कॉन्क्रीट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा। हटा रहा हूं, पढ़ लेना चाहिए अब तक। एग्जाम्पल नंबर 8 वेरी इजी। 58 वापस पढ़ लेते हैं एक बार, जो बीच के पॉइंट्स हमने नहीं पढ़े थे अब तक, फिर इसका एक क्वेश्चन भी कर लेंगे। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस where the seller commits of breach of contract of sale, the buyer can appeal to the court for specific performance. The court can order for specific performance only when the goods are ascertained or specific. सर ये रेमेडी आपको कब मिलेगा? कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहला हमको ऑलरेडी आता है, सर स्पेसिफिक गुड्स होने चाहिए, असर्टेन गुड्स होने चाहिए। टीपू सुल्तान का स्वॉर्ड वाज अ स्पेसिफिक गुड्स। दूसरा, कोर्ट जो भी ऑर्डर देगा वो देगा एज पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो भी उस कानून में लिखा होगा उसके हिसाब से। तो द पावर ऑफ द कोर्ट टू ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तीसरा, कितना प्यारा लिखा है उसने, इट एम्पावर्स द कोर्ट टू ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वेयर डैमेजेस वुड नॉट बी एडिक्वेट रेमेडी। भाई वो स्वॉर्ड मुझे कहीं और से मिल ही नहीं सकता, तो कौन से डैमेजेस? तो डैमेजेस आर नॉट द रेमेडी, मुझे वो चाहिए ही चाहिए। फोर्थ ऑलरेडी पढ़ लिया हमने, स्पेशल नेचर और यूनिक। और फिर एग्जाम्पल 9 भी हमने पढ़ लिया, तो बहुत ही आसान। नीचे सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, वही डैमेज क्लेम करने वाला सेम ही पॉइंट है, मैं पढ़ रहा हूं फिर भी। Where there is a breach of warranty on the part of seller or where the buyer elects to treat breach of condition as breach of warranty, the buyer is not entitled to reject the goods only on the basis of such breach of warranty. सर कहां पढ़ा था इसको हमने? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट नंबर 2 का सेकंड टॉपिक, सेक्शन नंबर 13। 4 पॉइंट थे उसमें। When can condition of breach of condition can be treated as breach of warranty, उसमें 2 थे वॉलंटरी, 2 थे स्पेसिफिक। उसमें वॉलंटरी के अंदर था वेवर, डैमेजेस लेना, नॉन सेवरेबल, एक्सक्यूज बाय लॉ। ऐसा कुछ याद आना चाहिए। वही पॉइंट की तो बात कर रहा है कि सर आपने अगर रिजेक्ट ना करके सामने वाले को बोला कि मैं डैमेजेस लूंगा, तो फिर आपको डैमेजेस मिल जाएगा। वापस पढ़ लेते हैं। Where there is a breach of warranty on the part of the seller or where the buyer elects to treat the breach of condition as breach of warranty, फिर आप गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते, आप डैमेजेस ले सकते हो सर, ठीक है। सू द सेलर फॉर डैमेजेस। या सेटअप अगेंस्ट द सेलर द ब्रीच ऑफ वारंटी इन डिमिनिशन और एक्सटेंशन ऑफ द प्राइस, क्योंकि आपको डैमेजेस मिलेगा, प्राइस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने खुद नहीं ट्रीट करा ब्रीच ऑफ कंडीशन को एज ब्रीच ऑफ वारंटी। इन दैट केस आपको डैमेजेस ही मिलता है सर। फोर्थ रिपीट है, मुझे तो फिफ्थ में इंटरेस्ट है, मैं फोर्थ पढ़ लेता हूं फिर भी एक बार। सर मुझे चाहिए ही नहीं आपसे माल, ठीक है। रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, वेयर आइदर पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रेप्यूडिएट्स, कैंसिल करना, द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर डेट ऑफ डिलीवरी, द अदर में आइदर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज सब्सिस्टिंग, मतलब अभी भी चालू है, शायद वो डिलीवर कर देगा ड्यू डेट पे, एंड वेट टिल द डिलीवरी, और he may treat the contract as rescinded and sue the damages the other party for damages for the breach। ठीक है, रिपीट है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है सर, सूट फॉर इंटरेस्ट में, क्योंकि इसमें लॉजिक है सर। एग्जाम्पल के अंदर पैसा देने वाला पार्टी ना, एग्जाम्पल बना लेता हूं मैं,
सेलर, बायर, मेरे को पैसा देना है, तो जो पैसा देना है माँ कसम उसमें ब्याज कहां से आ गया सर? क्योंकि पॉइंट तो बोलता है सूट फॉर इंटरेस्ट, पैसा लेने वाला ब्याज लेता है जब उसको पैसा लेट मिलता है तब। या तो हम पैसा दे रहे हैं सर, यहां कहां से इंटरेस्ट आ गया? द आंसर इज एडवांसेस पे कर रखे होंगे मैंने कुछ ऑलरेडी। 10 लाख का माल लेने वाला था, मैंने आपको 3 लाख ऑलरेडी दे रखे थे, आपने माल तो दिया नहीं, तो इस 3 लाख के ऊपर अपन आपके साथ ब्याज के साथ पैसा वापस लेगा, दैट इज इंटरेस्ट। ठीक है, वहां दिमाग था। पढ़ सकते हैं एक बार, एल वेट, हेड पॉइंट्स आपको आनी चाहिए, अंदर का अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, पर आपको हेड पॉइंट्स आनी चाहिए सर। फिर हम एग्जाम के क्वेश्चन पे जाते हैं। ऑक्शन सेल बहुत इंपॉर्टेंट, पर वो बात की बात है, उसके पहले मुझे ये समझ में आना चाहिए राइट्स ऑफ बायर। 2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, जल्दी से देखिए। हेड पॉइंट्स आने चाहिए आपको कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट रेपुटेट कर सकते हैं, सू कर सकते हैं डैमेजेस के लिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकते हैं, और इंटरेस्ट ले सकते हैं। वेरी सिंपल। तो देखिएगा 64 और एक और सेक्शन देखिएगा 64A। पहले अपन 64 की बात कर लेते हैं, दैट इज ऑक्शन सेल। आपको बुक में लिखे हुए मिलेंगे 6 पॉइंट, उसमें से आपको 2 पॉइंट ऑलरेडी आते हैं। ठीक है, मैं छोड़ इसको बुक में से, नोटबुक में आते हैं, आपको 6 पॉइंट्स दिखेंगे। हमको उन 6 में से ऑलरेडी 2 पॉइंट आते हैं। पहले पॉइंट की बात करते हैं, सेल इन लॉट्स वाला, आसान पॉइंट है। सेकंड आपको ऑलरेडी आता है सर, क्या बोलता है सेकंड वाला पॉइंट? ऑक्शन के अंदर कंप्लीशन ऑफ सेल कब होता है? वी ऑलरेडी नो, एट द फॉल ऑफ हैमर। सर कहां पढ़ा इसको अपन ने? हमने इसको पढ़ा यूनिट नंबर 1 के अंदर, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कि सर ऑक्शन सेल के अंदर एट द फॉल ऑफ हैमर कंप्लीशन ऑफ सेल होता है। तो सेकंड पॉइंट हमको ऑलरेडी आता है। 3, 4 नहीं आता, 5 हमको ऑलरेडी आता है, विच टॉक्स अबाउट रिजर्व्ड प्राइस। बिडिंग कहां से शुरू होगी? बेस प्राइस। 5th हमको ऑलरेडी आता है, सेकंड आता है, 5th आता है, 6th अगेन हमको नहीं आता। ठीक है, 2 डिस्कस नहीं कर रहा, 5 डिस्कस नहीं कर रहा, बाद में पढ़ लेंगे, अभी डिस्कस नहीं कर रहा फॉर श्योर। हम फर्स्ट की बात करते हैं, विच इज लॉट्स। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज इंडिया में हमने इंपोर्ट करा यूएसए से, एक बड़े इंपोर्टर ने, बड़े आदमी ने 10,000 नाइकी के शूज, कंसाइनमेंट की कीमत लेट्स से 10 करोड़, और माल यूएसए से इंडिया में आ गया। मीनवाइल जो इंपोर्टर था वो इंसॉल्वेंट हो गया या मर गया, व्हाटएवर, पैसा नहीं दे सकता। कितना ऑब्वियस है, हमको नाइकी को तो पैसे देने पड़ेंगे, हम इसका करवाते हैं ऑक्शन। अब ऑक्शन के अंदर शायद ही ऐसा कोई बायर मिलेगा जो इतना बड़ा कंसाइनमेंट एक साथ उठाएगा, बिकॉज ह्यूज कॉस्ट, उसका इतना बड़ा धंधा भी तो होना चाहिए। तो सर हम क्या करेंगे? हम दिमाग लगाएंगे, हम ये 10,000 वाले को 1000 के 10 लॉट में बांट देंगे, 10 लॉट्स ऑफ 1000 शूज, और हर लॉट का एक सेपरेट ऑक्शन होगा। वो कोई भी खरीद लेगा, इतना सा तो आराम से हमको बायर्स मिल जाएंगे, लाइफस्टाइल वाला आ जाएगा, मिंत्रा वाला आ जाएगा, तो 1000 जूते तो कोई भी खरीद लेगा। तो हर 1000 लॉट का एक सेपरेट ऑक्शन होगा। दैट इज योर पॉइंट नंबर 1, लॉट्स। ठीक है, वेरी इजी। तो 1 में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगेन एवरी लॉट इज सब्जेक्ट टू अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। 2 मैंने बताया, वापस बता देता हूं एक बार, जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बैठा हुआ था। सबने आईपीएल देखा हुआ है, सबने आईपीएल का ऑक्शन भी देखा हुआ है। प्लेयर बिका जाता है, प्लेयर को हम बेचते हैं, बाहर आ रहा हूं, प्लेयर को हम बेचते हैं जब वो हैमर नीचे गिरता है। मतलब ऑक्शनियर जो है, ऑक्शनियर बिडिंग करवाता है, जो हाईएस्ट बिड होती है उसका वेट करता है, कोई और बिड कर रहा है कि नहीं कर रहा, और नहीं करता है तो वो नीचे हैमर गिराता है। तो जब हैमर नीचे गिरता है तब सेल कंप्लीट होता है। एट द फॉल ऑफ हैमर द सेल इज कंप्लीट। सर मतलब उस मोमेंट पे ओनरशिप चेंज हो चुकी है। नाउ बायर इज द ओनर, सेलर इज नॉट द ओनर। दैट इज कंप्लीशन ऑफ सेल इन केस ऑफ ऑक्शन सेल एट द फॉल ऑफ हैमर। 5th हमको ऑलरेडी आता है कि सर जब भी बिडिंग होगी तो एक बेस प्राइस होगा, एक रिजर्व प्राइस होगा, जहां से हम बिडिंग करना शुरू करेंगे। तो 1 to 5 बाहर आ रहा हूं 1 to 5 doesn't give a damn 1 to 5 हमको ऑलरेडी आता है। 3, 4, 6 आपके लिए नया है सर, तो हम उस 3, 4, 6 की बात करते हैं।
तीनों अच्छे पॉइंट्स हैं, बहुत दिमाग वाले पॉइंट्स हैं। जैसे आप पॉइंट नंबर 3 की बात करो तो आपको वहां पे मिलेगा राइट टू बिड रिजर्व्ड, या नोटिफाइड, जो भी वर्ड आपको अच्छा लगे। यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, हम पढ़ेंगे उसके बाद में, नॉट इन्फॉर्म्ड, और यहाँ पे वर्ड मिलेगा आपको फ्रॉडुलेंट। यहाँ पे मिल जाएगा फ्रॉडुलेंट, यहाँ पे मिलेगा वॉइडेबल, ऐसे हमको पॉइंट्स मिलेंगे। एज ऑफ नाउ 4th and 6th अपन डिस्कस कर सकते हैं। सर कैसे? 4th की बात करते हैं। सब बिडिंग के अंदर बेचने वाले के लोग बैठे हुए थे, तो कोई भी बिडिंग करे ना 1 करोड़, मेरा आदमी बोले 1 करोड़ 10 लाख, फिर कोई बेचारा डर के बोले 1 करोड़ 20, मेरा आदमी बोले 1 करोड़ 30। तो हम बेसिकली इन्फ्लेट कर रहे हैं आर्टिफिशियली ऑक्शन के अंदर बिडिंग को। दैट इज 4th पॉइंट, विच इज ऑब्वियसली अ फ्रॉड। और क्योंकि ये फ्रॉड है, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। जो भी हाईएस्ट बिडर है उसको पता पड़ेगा उसके ऐसा फ्रॉड किया हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है कि मुझे नहीं चाहिए। तो 4th and 6th आर कनेक्टेड। इसके अंदर 4th में हमने आपको बोला कि सर मेरा आदमी बैठ के आर्टिफिशियली बिडिंग का बढ़ा रहा है, जो आईपीएल के अंदर दिल्ली का और टकला करता है। आईपीएल ऑक्शन दिल्ली का टकला, सॉरी हाँ, जो प्लेयर लेते हैं उसके वो भाव बढ़ाता है, सामने वाले को महंगा खरीदवाता है। उसमें एग्जांपल दे रहा हूं, बिड बढ़ाने वाला, उसमें फ्रॉड नहीं है। पर अगर वो मेरा ही आदमी है जो बढ़ा रहा है तो इट इज अ फ्रॉड। किसी बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे बिडिंग कर रहे हैं अपन, सपोज इस प्रोजेक्टर के रिमोट की, मेरे आदमी बैठे हैं 4, सबको मैंने बोल रखा है बिडिंग बढ़ाना, तो तू 1 करोड़ बोले, वो बोलता है 1 करोड़ 50 लाख, फिर तू बोलता है 2 करोड़, बोलता है 2 करोड़ 50 लाख, अल्टीमेटली तूने 3 करोड़ बोला और तुझे मिल गया। सपोज मेरा आदमी नहीं बैठा होता, तुझे कितने में मिलता? अब कितने में मिला? सही है, एक मिनट, सही है तेरे हिसाब से? तो वही तो बोल रहा हूँ, अरे तेरी मुझसे बात कर, 1 करोड़ का 3 करोड़ मिला, तेरे बराबर है, तेरे को चलेगा? तो वही तो डिस्कस करें। बाहर का ही तो पॉइंट है पूरा, कि मैं ऑप्शन में अगर जा रहा हूँ और आप अपना आदमी बिठा के भाव बढ़ा रहे हो, तो मेरे तो गलत हुआ ना, फ्रॉड ही तो हुआ। देखो 3 करोड़ वर्थ लगता है, पर तुझे मिल कितने में रहा था? 1 करोड़, तो उसने 2 करोड़ आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करा ना, विच इज डेफिनेटली रॉन्ग, फ्रॉड ही तो है वो। हाँ बहन, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ डेफिनेटली छोड़ देना चाहिए। आपको लगता है कि नहीं यार ऊपर नहीं जा रहा, तो आपने छोड़ दिया, अगेन द पॉइंट रिमेन्स द सेम। सपोज वो आदमी नहीं बैठा होता तो आपको मिल जाता 1 करोड़ में। तो इन आइदर केस, या तो आपने छोड़ दिया या आपने महंगा खरीदा, नुकसान किसका हुआ? आपका। किसकी वजह से हुआ? वो आर्टिफिशियल लोगों की वजह से। फ्रॉड, सो सिंपल। मतलब किसी बात करिए, नहीं वो फिर मेरे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सपोज मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट वाइड, मुझे पता पड़ा कि तुम्हारे आदमी थे, ऑक्शन के बाद मुझे पता चला कि तुम्हारे आदमी बैठे हुए थे, तो मैं बोल दूंगा मुझे 3 करोड़ में नहीं चाहिए। तो हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल कहां से बढ़ा था, 1 करोड़ से बढ़ा था, तो अब आपको ऑप्शन मिलेगा 1 करोड़ में चाहिए कि नहीं चाहिए। सो सिंपल। तो 4th and 6th कनेक्टेड है, ठीक है। घूम फिर के वजह से 3rd पॉइंट, जो कि बुक में एक्सप्लेन नहीं करा हुआ अच्छे से। चला तो नहीं चला तो किस्मत आपकी। वो तो सर ऐसा ही होगा ना, मर्डर करा पकड़ा गया तो मर्डरर, नहीं पकड़ा गया तो कॉमन मैन। सो सिंपल। 3rd पॉइंट की बात करते हैं, राइट टू बिड रिजर्व। आपकी बुक में एक्सप्लेन नहीं करा हुआ अच्छे से, मुझे उसका एग्जांपल लेना पड़ेगा कि उसका मतलब क्या होता है। सपोज मैं सेल कर रहा हूं ये रिमोट, इसकी बात करते हैं, मैं इसको सेल कर रहा हूं, इसका रिजर्व प्राइस 1 करोड़, जहां से बिडिंग स्टार्ट होगी। मुझे ऐसा लगता है कि इसका भाव जाना चाहिए 7 करोड़ तक, ऐसा मुझे लगता है। रिजर्व प्राइस मैंने 1 करोड़ रखा हुआ है, सर 7 ही रख देते, कोई बिडिंग करने नहीं आएगा, ऑलरेडी दिख रहा है ओवर प्राइस्ड, कोई बिडिंग करने नहीं आएगा। तो हमने 1 करोड़ से स्टार्ट करना है बिडिंग, और मुझे एक्सपेक्टेशन में सेलर हूं कि 7 करोड़ आना चाहिए। अब मैंने क्या करा, बिडिंग स्टार्ट करने से पहले तुम सबको बता दिया, बिडर्स को, कि भाई मेरा आदमी बैठा हुआ है। लॉ में क्या बोलता है, अगर आपने बता दिया तो इट इज वैलिड, तो फिर फ्रॉड नहीं है। सर क्यों? सपोज मैंने बिडिंग स्टार्ट करी, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे थे सबने 3 करोड़ तक बिड करा, उसके ऊपर मां कसम कोई बिड ही नहीं कर रहा,
फटाक से मेरा आदमी खड़ा होगा और बिड करेगा 3.5 नहीं 7। तो फिर क्या होगा, माल उसके पास चला जाएगा, उसके पास वापस मेरे पास आ जाएगा। तो मुझे अगर डर लग रहा है कि सस्ता बिक जाएगा, तो मैं मेरा आदमी बिठाएगा और तुमको बता भी देगा मेरा आदमी बैठा हुआ है कि अगर तुम मिलकर अगर कम बिडिंग करो और मेरा नुकसान ना हो और मैं तुमको बता दूं तो इट इज वैलिड। सो सेंसिबल। तो ये वापस मेरे पास ही आ जाएगा, कोई पैसा गया नहीं, कोई पैसा आया नहीं, वापस मेरे पास आ गया। फायदा क्या हुआ, सस्ता नहीं बिका। सो सिंपल। तो 3 का 3.5 नहीं हो सकता, 3 का सीधा 7 ही होगा। ये आई थिंक विजय माल्या कर चुका है टीपू सुल्तान के स्वॉर्ड के टाइम पे, सीधा उसने कुछ 100 करोड़ बोली लगाई थी ऊपर, एकदम ऊपर। दैट इज थर्ड पॉइंट। तो मुझे भी वैसे ही करे थे। फोर्थ में इन्फॉर्म नहीं करा ना, लिखा है नॉट इन्फॉर्म्ड। फॉर्म कर ही देना चाहिए। तो वही तो बोल रहे हैं, कर दो तो फ्रॉड नहीं होगा। पर करके भी ये नहीं कि आप एक धीरे धीरे बढ़ा रहे हो। 3 का 3.5 कर रहे हो तो बताने के बाद भी नहीं चलेगा, 3 का 7 कर रहे हो वो चलेगा। तो 3 के पहले उसका जो एक निशान है वो बिड कर रहा है तो नहीं 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 नहीं, वही तो तभी तो सेंसिबल हुआ ना। मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है 7, तो मैं 3 को 3.5 क्यों करूं, आई विल वेट फॉर देम। कोई नहीं करा, सीधा 7। फिर उसमें एक और पॉइंट आखिरी, राइट टू रिजर्व का दूसरा मतलब, एक मतलब ये हुआ, दूसरा मतलब सर अगर हाईएस्ट बिडर 3 है और मुझे उसको नहीं बेचना, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही बोल सकता हूं, मेरा आदमी ना बिठाते हुए मैं कॉन्ट्रैक्ट में लिख दूंगा कि भाई अगर मैं चाहूं तो मैं हाईएस्ट बिडर को ना बेचूं, मेरी मर्जी। आपको अगर लगता है तो आओ, नहीं तो मत आओ। तो हाईएस्ट बिडर को बेचूं जरूरी नहीं है, इट मे बी रिजर्व्ड कि नहीं मैं हाईएस्ट बिडर को नहीं बेचना चाहता क्योंकि मुझे लगता है कि और पैसा आ सकता था। दैट इज पॉइंट नंबर 3। ऐसे करके आपके पास 6 पॉइंट हुए सर, आपकी बुक में मिल जाएगा आपको। इजी वाले पॉइंट्स की बात करूं 64 के अंदर, तो इजी वाले पॉइंट्स वर 2 and 5, वो हमको आता था। 1 मैंने आपको एग्जांपल दिया, 4 and 6 कनेक्टेड, तो दिमाग वाला एक ही पॉइंट था सिर्फ सी। पढ़िए, हम सीधा एग्जाम की क्वेश्चन करेंगे 2, एक आसान और एक फट जाए वैसा, तो ध्यान से पढ़ना सर। हाँ बहन, वही तो बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं चल। ऑक्शन के डायनामिक्स को समझते हैं। ऑक्शन हो रहा है MS धोनी का IPL के अंदर, आपको पता है मुझे पता है कि 10 करोड़ तक जा सकता है, तो हम बेस प्राइस क्या रखेंगे, 10 करोड़। बेस प्राइस तो 2 करोड़ ही रहेगा ना। अब डायनामिक्स के हिसाब से इसको परचेज करना है, जिसके पास इतना वॉलेट है वो अपने हिसाब से बिडिंग करेगा। तो जितना मुझे लगता है दैट कैन नॉट बी द बेस प्राइस ना, कोई बिडिंग ही नहीं करेगा, फिर हो सकता है अनसोल्ड जाए। आई वुड रादर वांट 2 करोड़ से स्टार्ट करके 12 करोड़ तक जाए, 10 करोड़ से 12 करोड़ कोई बिडिंग नहीं करेगा ना। ना वापस बोल रहा हूँ, IPL का ऑप्शन देखा है कभी, कोई स्टार प्लेयर है, सपोज से भी बात करते हैं ऋषभ पंत, 23.5 करोड़ में गया, 27 करोड़ में गया, सबको पता था कि वो जाने वाला है हाई प्राइस के अंदर। अगर मैं स्टार्टिंग प्राइस से 20 करोड़ रखूं तो शायद कोई बिड भी नहीं करेगा। डायनामिक्स पे डिपेंड करता है बहुत ज्यादा कि उस टाइम किसके पास कितना पैसा है, कौन कितना उसको वैल्यू देता है, बी हायर प्राइस ऑब्वियसली। वेटिंग आपके 6 पॉइंट पढ़ने का और गंदा सा कोई एग्जांपल दिया उसको पढ़ने का, हम सीधा आपको एग्जाम का क्वेश्चन ही करवाएंगे। तो एग्जांपल 12 के अंदर पढ़ लेते हैं एक बार फटाक से। P sold a car by auction, it was knocked down, मतलब हैमर गिरा, to Q, who was only allowed to take it away on giving a check for the price and signing an agreement that ownership should not pass until, कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर लिखा हुआ है ओनरशिप पास नहीं होगी जब तक आप हमें चेक नहीं दोगे और चेक क्लियर नहीं हो जाएगा। In the meanwhile, till the check was cleared, Q sold the car to R. It was held that property was passed on the fall of hammer, and therefore R had a good title on the car. Both sale and subsale are valid in favor of Q and R respectively. Reason, वही point number 2, completion of contract of sale, ये वाला point। आपको सामान नहीं देंगे जब तक मुझे पैसा नहीं दोगे, पर ओनरशिप की बात करें, ओनरशिप तभी ट्रांसफर होगी जब हैमर गिरा था, तो मैंने आपको बेचा, आपने किसी और को बेचा, आपका सॉलिड टाइटल वही ना, GT देगा, यूनिट नंबर 3 वाला, BT देगा, वही वाला पॉइंट है। ठीक है, हम क्वेश्चन पे आते हैं सर, उसके बिना कोई मतलब नहीं ये सब पढ़ने का, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते तो। फाउंडेशन में आते हैं, फाउंडेशन के अंदर पास पेपर्स में आते हैं, पास पेपर्स के अंदर एक क्वेश्चन आया था जून 24 में 2 पेज का, एक क्वेश्चन आया था सितंबर 24 में 1/3 पेज का। पहले आसान करते हैं, हाँ पहले आसान करते हैं, सितंबर वाला थ्योरी क्वेश्चन था, बकवास। सर्च करते हैं इसके अंदर ऑक्शन,
ये थ्योरी क्वेश्चन गंदा 4 मार्क का टट्टी. Explain the legal rules of auction sale relating to the following points. A. Bid by seller without notification. दूसरा, bidder to retract from his bid. तीसरा, effect of pretended bidding. हम तीनों पढ़ चुके हैं सर. Pretended bidding की बात करें तो आपकी बुक में that was point number D. Bid by seller with or without notification, that was basically point number C. Bidder to retract from his bid, point number 2. कि सर हैमर गिरने से पहले रिट्रैक्ट कर सकते हैं, हैमर गिरने के बाद रिट्रैक्ट नहीं कर सकते. एक की बात करें सर अगर विद नोटिफिकेशन है तो इट इज वैलिड. सी की बात करें प्रिंटेड बिडिंग, इट इज फ्रॉड एंड इट इज अल्टीमेटली वॉइडेबल. पढ़ लेते हैं, आंसर भी पढ़ लेते हैं. सी का 1 बोलती थी. हमारा ऊपर से तीसरा था. सी एंड एफ मिक्स होगा ना. हाँ डी एंड एफ, ठीक है ना, हमको पता है ना डी एंड एफ कौन सा था. सी के अंदर हमने एक में बताया एक में नहीं बताया, तो इसमें हमने नहीं बताया, दैट वुड बी दिस प्रिटेंडेड बिडिंग. और बिकॉज इट इज प्रिटेंडेड बिडिंग इट इज फ्रॉड, क्योंकि इट इज फ्रॉड इट इज वॉइडेबल. तो वही तो डिस्कस किया. ए में आई वुड राइट दोनों, बिकॉज ने ए में लिखा विथ विदाउट नोटिफिकेशन, तो ए में आई वुड राइट दोनों. उसमें तो मैं से वही लिखूंगा ना. फिर देखते हैं उसने क्या लिखा. सी का 1 ये रहा, देख यहाँ पे लिखा वॉइडेबल, करा हमने डिस्कस. यहाँ पे देख दोनों लिखा, मैंने कहा ना दोनों लिख करेंगे. और यहाँ पे ये रहा, until such announcement is made bidder may retract the bid. सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए, पढ़ सकते हो आंसर. आई विल वेट. और जा कोने में जा. हाँ कोई बात नहीं. इसको नीचे कॉपी कर लेता हूं तो एक ही पेज पे आ जाए. कॉपी, पेस्ट. गुड टू गो. ये रहा सर पूरा क्वेश्चन आपके सामने है. 7 मार्क का क्वेश्चन था, हमने तो एक पेज पे लेकर आ गए उसको. अब तक का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन हिस्ट्री में. दीदी को भी एक ही दिख रहा था. कौन सा एक क्वेश्चन? हाँ वो मैंने पढ़ा. मतलब दोनों को मिला के पूछ रहा है आपको, लॉफुल या अनलॉफुल, या इंडिविजुअली पूछ रहा है? परफेक्ट परफेक्ट. कौन सा लॉफुल कौन सा अनलॉफुल, या दोनों लॉफुल या दोनों अनलॉफुल. 4 ही केस बन सकते हैं. एल प्लस एल, एल प्लस यू, यू प्लस एल, यू प्लस यू. बताइए. वेट कर रहा हूं मैं. पहला लॉफुल, दूसरा अनलॉफुल, अनलॉफुल लॉफुल, लॉफुल लॉफुल, अनलॉफुल अनलॉफुल. 5वां केस बन ही नहीं सकता. बताइए आप. नाम भी देते हैं उसको आपके लिए. ए बी सी डी. बताइए दीदी. ए पिंकी, आपको क्या लगता है? डी. हाँ गुज्जू भैया, आपको क्या लगता है? ए. पीछे भैया आपको क्या लगता है, नए वाले भैया? सी. सारे आंसर आ गए. हाँ दीदी आपको क्या लगता है? तो केस बोलना ए बी सी डी. कॉम्प्लिकेट क्यों रही है? माना तू लड़की है पर कॉम्प्लिकेट मत कर. एक ही बोल. ओके हाँ सर. जय वॉकिंग, क्या लगता है आपको? डी. बी. इसके 2 आंसर, इसका एक आंसर, इसका एक आंसर, इसका एक आंसर अब तक. डी. 2 फर्स्ट बेंच, 3 बाजू में, 2 हाँ बहन येलो. ए 4 बाजू में दीदी, 5. आंसर चेंज कर. ये चल बे. पिंकी ने तो बोल दिया. बाजू वाली बहन, सॉरी सी 3.
हाँ पागल, और कौन है? 6। वसई रोड ए 7। हाँ बहन, रेडी नाउ? सी डी। ओके, आई थिंक सबने बोल दिया। ऑनलाइन वाले कुछ बोल रहे हैं तो इंशाल्लाह। वर्षिता दीदी क्या बोलती है देखते हैं, या बोला भी है कि नहीं। उर्वी का आंसर है कुछ, पता नहीं कौन सा आंसर। पेरिशेबल क्या बोल रही है पागल, पता नहीं। वर्षिता ए, मिथाली मिथिल ए। 9 हो गए, अभिनव भी ए, 10 हो गए। ओके, ऑनलाइन में 6 में से 3 के आंसर है सिर्फ। हम स्टार्ट करें फिर, और डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। टोटल आंसर रिसीव्ड 17। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। पीटीसी होटल्स, वर्षिता सर बी। ये बेवड़ी, आंसर चेंज नहीं कर सकते। पहले ए बोलती है फिर बी बोलती है, आंसर चेंज नहीं कर सकते। उल्टा देखा, नाइस। पीटीसी होटल्स इन बॉम्बे decided to sell their furniture by auction sale. For this purpose, they appointed RN and Associates as auctioneer. They invited top renowned architects in Bombay for bidding. A right to bid was not notified by them. बहुत काम की लाइन आगे आएगी मेरे को। Furniture was put up in lots for sale. It was decided that for every lot of furniture, there will be a reserve price. On 25 फरवरी 24, auction sale started at 10 AM in the lawn of PTC, whatever. मिस्टर एन आर एन डी ने बिड करा अपने कंपनी के बिहाफ पे। हाईएस्ट बिड आई कैन सी ऑफ डी। ओके, हाईएस्ट बिड, इसको मिलना चाहिए था पर मिला नहीं। द सेल वॉज कंप्लीटेड इन फेवर ऑफ मिस्टर एन, जो सेकेंड हाईएस्ट बिडर था, उसके फेवर में बिडिंग गया। बाय आर एन एसोसिएट्स बाय फॉल ऑफ हैमर, मिस्टर डीज बिड वॉज रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट राइट टू बिड वॉज रिजर्व्ड and company of Mr. D was not invited to bid. पहले बता, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। नीचे आते हैं। आते हैं वापस। For another bid of Italian furniture was made by 2 parties as follows. Mr. D 15 लाख, Mr. M on behalf of RN Associates 15.20. Sale was completed in favor of Mr. D instead of Mr. M. Okay, यहाँ पे भी second highest bidder को हमने दे दिया। Mr. D and Mr. M argued, जो दुखदर्द वाले लोग थे, दुखदर्द वाले लोग obviously ये और ये ग्रीन वाले, argued that auction sale was not lawful. Give your opinion with reference to provisions of Sale of Goods Act, whether auction sale will be considered lawful or not. फर्स्ट वाला तो डिस्कस नहीं किया अब तक, पर सेकंड का आंसर आपको आ जाना चाहिए अब तक कि सर सेकंड तो जो भी हुआ सही ही हुआ, मतलब इट इज लॉफुल सेकंड केस में। सर क्यों? एम बिड कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ आर एन एंड एसोसिएट्स। कहीं क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि आर एन एसोसिएट्स ने बोल रखा है कि मेरा आदमी बैठेगा? नहीं, और फिर भी आपका आदमी बैठा है और वो बिडिंग कर रहा है। दिस इज 100% रॉन्ग। तो उसको बिडिंग वैसे भी नहीं जाना चाहिए था और नहीं गया, बिड गया डी को, मतलब जो भी हुआ सही हुआ, और क्योंकि सही हुआ इट इज लॉफुल। तो ऑटोमेटिक ए और डी जो हाईएस्ट वोट्स थे वो तो कैंसिल ही हो गए सर, और जो लोएस्ट बिड दिख रहा है मुझे अब तक बी वो सही लग रहा है, और एक सी भी दिख रहा है, पता नहीं। वापस ऊपर आते हैं, तो यहां हमने आंसर लिखा जो भी हुआ ठीक ही हुआ सर, लॉफुल हुआ। कैसे मिस्टर मधु बिड कर सकते हैं जो आर एन एसोसिएट्स बिडर हैं उनके बिहाफ पे? हाउ कैन इट बी पॉसिबल, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ भी है। ब्लू लाइन पढ़ रहा हूं, अ राइट टू बिड वाज नॉट नोटिफाइड बाय देम, तो आप नहीं कर सकते, ये फ्रॉडलेंट हो जाएगा एंड वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर आते हैं सर वापस। The sale was completed in favor of Mr. N by RN Associates by fall of hammer. Mr. D's bid was rejected on the ground that right to bid was reserved, and the company of Mr. D was not invited to bid. मुझे कहाँ क्वेश्चन में ऐसा दिख रहा है कि राइट टू बिड रिजर्व थी, या हमने कुछ गिने चुने लोगों को ही बुलाया था? ऐसा कहाँ दिख रहा है कुछ क्वेश्चन में? कहीं भी नहीं दिख रहा। मतलब डी को ही मिलना चाहिए था लॉजिकली, बीइंग द हाईएस्ट बिड। ना मिलने का कोई रीजन नहीं है, और क्योंकि उसको नहीं मिला इट इज अनलॉफुल। ये लॉफुल, मतलब आंसर बी था, जो ऑनलाइन में वर्षिता दीदी ने आंसर चेंज करके बोला था बी। ए तो वैसे भी नहीं समझ सकते थे आप कि सर तो अनलॉफुल क्यों बोल रहे हो आप,
नीचे जो हुआ सही तो हुआ, आर्यन एंड एसोसिएट्स कैसे बिड कर सकता है कि बिहाफ में शब्द नहीं कर सकते? आंसर देते हैं एक बार, उसने क्या लिखा। पहले तो इंट्रोडक्शन, हम सीधा कंक्लूजन की बात करते हैं। ये रहा ऑप्शन सेल नंबर 2 की बात करते हैं जो आसान है। इन ऑप्शन सेल नंबर 2, सिंस राइट टू बिड वाज नॉट नोटिफाइड, इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर द सेलर टू बिड हिमसेल्फ और टू एम्प्लॉय एनी पर्सन टू बिड एट सच सेल। देयरफॉर ऑप्शन मेड इन फेवर ऑफ मिस्टर डी विल बी कंसिडर्ड लॉफुल। जो हुआ सही हुआ। वापस पढ़ते हैं। इन ऑप्शन सेल ऑफ लॉट 2, सिंस राइट टू बिड वाज नॉट नोटिफाइड, जो क्वेश्चन में दिया भी था, इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर द सेलर टू बिड हिमसेल्फ, क्योंकि नोटिफाइड नहीं किया था। ठीक है, ये देख मैंने उसको हाईलाइट तक कर रखा है। राइट टू बिड वाज नॉट नोटिफाइड, हमारे बुक का पॉइंट नंबर सी हुआ ना। सी या डी, कौन सा पॉइंट है? सी है ना। डी, डी के साथ बाद में वो लास्ट वाला एफ। ठीक है, फिर ऊपर वाले का पढ़ते हैं। इन द फर्स्ट ऑप्शन सेल, the rejection of Mr. D's bidding was not justified since the information as to right to bid was not expressly given। कहीं लिखा ही नहीं है ऐसा कि कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। Therefore the auction sale was unlawful। हाईएस्ट बिडर को ही मिलना चाहिए था, उसको नहीं मिला, इट इज अनलॉफुल। आप क्वेश्चन वापस पढ़ सकते हो, आपको पढ़ना है तो मैं वेट कर सकता है, बोलना भाई। अरे दोनों में भी हो तो भी फर्स्ट में फर्क कहां पड़ रहा है? सेकंड में फर्क पड़ रहा है ना उसका, तो कि मेरा आदमी बैठा हुआ है। अब मेरा आदमी तो सेकंड केस में ही ना, सिर्फ जो मधु है उसी केस में तो मेरा आदमी बैठा हुआ है, बाकी में तो बैठा हुआ भी नहीं, तो फर्क क्या पड़ रहा है उससे? हाँ दोनों के लिए बोला ऑब्वियसली, पर उसे फर्स्ट वाले में फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मेरा आदमी कोई बिड कर ही नहीं रहा। मेरा आदमी तो सेकंड में बिड कर रहा है ना, और नोटिफाई भी नहीं करा, तो गलत हो रहा है ना। तो आपने इसको बेचा सेकंड हाईएस्ट बिडर को, मतलब आपने सही करा, तो लॉफुल। इसमें लिखा रहेगा कि टॉप 10 डीलरशिप ऑफ इंडिया, बराबर, उसमें एक्स कंपनी नहीं है टॉप 10 डीलरशिप में, और वो बिड करना ही तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नहीं, पैसा उसको अलग से बोलना पड़ेगा कि यही बिड कर सकते हैं और कोई बिड नहीं कर सकता। फिर अगर कोई और आके बिड करेगा तो वो नहीं चलेगा, फिर वो सिर्फ 10 ही बिड कर सकते हैं। पढ़ सकते हैं क्वेश्चन, एलवेट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। वापस आंसर पे आता हूं एक बार। थ्योरी पढ़ना है तो थ्योरी पढ़ सकते हैं। हमने ये पॉइंट डिस्कस करा, यहाँ पे हिट हो रहा था बिकॉज लॉट्स में बेच रहे हैं, ये पॉइंट हिट हो रहा है और ये पॉइंट हिट हो रहा है। ये रहा फ्रॉडुलेंट नॉट नोटिफाइड वाले केस में। इट वाज 7 मार्क्स, बहुत ज्यादा। अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बट आपका जो कंक्लूजन है उसको आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। मैं दे रहा हूँ ब्रेक, 5 मिनट रुकना। मैं ब्रेकफास्ट नहीं किया, लंच नहीं करा, मैं लंच मंगाया है, 5 मिनट। चीज ग्रिल सैंडविच। क्यों गरीब के पेट पे लात मार रहे साले? नीचे वो तो पढ़ लिया हमने। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ आ गया और चैप्टर खत्म हो गया। 64A आई गेस, बहुत ही आसान पॉइंट। एग्जाम्पल लेते हैं फिर उसका पॉइंट पढ़ लेते हैं। सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ऑन 31 जनवरी, जिसके अंदर हम बात करें ए बी को वीट सेल करेगा, जिसके ऊपर एज ऑफ नाउ जीएसटी इज सपोज 0%। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया वीट बेचने का और इट वॉज फॉर रुपीज 10 lakhs। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया 31 जनवरी को, सप्लाई होने वाला था 5 फरवरी को। ठीक है, अभी सिर्फ बात करी हमने। मीनवाइल फर्स्ट वेब आता है, बजट आता है, और हमारी निर्मला दीदी बोलती है वीट के ऊपर 5% जीएसटी। जब कॉन्ट्रैक्ट किया था, जब बात करी थी, उस टाइम इट वाज निल, सप्लाई नहीं करा था अब तक। उसके पहले ही नोटिफिकेशन आ गया कि वीट के ऊपर 5%। नाउ सपोज आप सेलर हो, आप ए हो, ए आपने सामने वाले को बेचा 10 लाख में और आपने उसे जीएसटी नहीं लिया, तो ए को अपनी जेब से देना पड़ेगा।
तो अब दो केस हो सकते हैं, या तो ए अपनी जेब से दे, या ए बी से 10 लाख के साथ साथ 5% जीएसटी भी रिकवर कर ले। तो ऑब्वियस आंसर इज हम उससे रिकवर कर लेंगे। सर ऐसा भी तो हो सकता था, पहले इट वॉज 5%, नाउ इट इज 0%। सर व्हाट नेक्स्ट? अगर नुकसान बी का तो फायदा भी तो बी का ही, तो पहले उसे वसूलने वाले थे, अब उसे नहीं वसूलेंगे। मतलब जो भी रेट में चेंज हो रहा है 4 तरीके से हो सकता है। जीएसटी पहली बार उसके ऊपर लगा, दूसरा जीएसटी उसके ऊपर से हटा दिया, तीसरा जीएसटी बढ़ा दिया, लास्ट जीएसटी कम कर दिया। इन आइदर ऑफ द केस ये बायर बॉन्ड करेगा सर, क्योंकि वो पैसा दे रहा है, वो खरीद रहा है। तो वॉट एवर इट इज, बायर विल बॉन्ड। तो मेरे लिए पूरे पैराग्राफ के अंदर एक ही वर्ड काम का था, बायर। बाकी पूरा टाइम पास है, बट हम फिर भी पूरा पढ़ेंगे सर। इंक्लूजन ऑफ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड टैक्सेस इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वेयर आफ्टर अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड बट बिफोर इट हैज बीन परफॉर्म्ड। कॉन्ट्रैक्ट बन गया पर परफॉर्म नहीं करा था। मेरा एग्जांपल, टैक्स रिवीजन टेक्स प्लेस वेयर टैक्स इज बीइंग इम्पोज्ड, पहली बार आया, इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड या रेमिटेड, चारों केस आ गए। लगाया, हटाया, बढ़ाया, कम करा, चारों केस आ गए। In respect of any goods without any stipulations of to the payment of tax, the parties will become entitled to read just the price of the goods accordingly. Tax के साथ following taxes are applied on sale of purchase of goods. आता है हमको ऑलरेडी कस्टम लगता है, एक्साइज लगता है, जीएसटी वीएसटी। The buyer would have to pay the increased price where the tax increases and may derive the benefit of reduction in taxes if the taxes are curtailed, हटा दिए। Thus seller may add the increased taxes in the price. हाँ, आप चाहो अपने हिसाब से बदलना तो बदल भी सकते हो, वो नीचे लिखा। द इफेक्ट ऑफ प्रोविजन कैन हाउएवर बी इज एक्सक्लूडेड बाय एन अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी। आप चाहो तो अपने हिसाब से बदल सकते हो। इट इज ओपन टू द पार्टीज टू स्टिपुलेट एनीथिंग रिगार्ड टू टैक्सेशन, कि भाई आधा तू आधा मैं, वो तुम कुछ भी कर सकते हो। कुछ डिसाइड नहीं करा तो बायर। 64A कितना ऑब्वियस और कितना लॉजिकल, उसका एग्जांपल ये था। ठीक है, टैक्स रिवीजन। सो गाइस डन। तो घूम फिर के अपना अगर कुछ बचा, there is only 3 topics which I can think of right now: negotiable, regulatory framework, आणि यूनिट नंबर 7। सिर्फ इतना बचा हुआ है। बाकी है तो पहले वही खत्म करेंगे। थैंक्स, बता दिया, तो पहले वही करेंगे फिर, जिससे एक चैप्टर पूरा खत्म हो कम से कम। तो विल डू 3 ओनली, फिर उसके बाद ये सब बात करते हैं। छोड़, फिर अभी सब बात ही क्यों करना। फिक्स है, फिक्स्ड। कौन से क्वेश्चन में, कौन से सब क्वेश्चन में कौन सा चैप्टर आएगा वो भी फिक्स्ड है, पक्का वाला। यूनिट 3 का इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर आपको ब्रेक देता हूं मैं, 2 मिनट लगेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट नंबर 3। हम यूनिट नंबर 3 क्यों पढ़ रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन लेके विल टेक अ ब्रेक। ओके, हियर वी आर। बहुत काम का है, थोड़ा ड्राई है, बट फिक्स 4-5 टॉपिक है जो एग्जाम में आते हैं। मैं आपको बता दूंगा कौन से वाले, उसको हम बहुत डीप में करेंगे। अभी जैसे मैं नाम पढ़ता हूं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, फिर अपन ब्रेक लेते हैं। आपको इसका बैकग्राउंड दे देता हूं सिर्फ मैं फिलहाल। अपना एग्जाम्पल लेते हैं, पढ़ चुके हैं, वापस एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल ले रहा हूं। सर हम गए क्रोमा टू बाय अ टेलीविजन, पसंद किया टेलीविजन को, पैसा दिया हमने क्रोमा को, और क्रोमा ने हमको बिल दिया। दैट बेसिकली मीन्स हमने टीवी खरीदा। कितना ऑब्वियस है, अनलाइक लैपटॉप, कैमरा, टैब, इसको हम साथ में लेकर नहीं आएंगे अपने घर। 2 दिन बाद डिलीवरी होने वाला है। मीनवाइल 2 दिन बाद क्रोमा से निकलता है एक ट्रक, जिसके अंदर अपना ये टीवी पड़ा हुआ है। आ रहे अपने घर पे, एंड एक एक्सीडेंट होता है सर ट्रक का, एंड द होल टीवी इज डिस्ट्रॉयड।
स्क्रीन वीन सब टूट गया, उसका पूरा चालू ही नहीं होता वो। क्वेश्चन ऑब्वियसली इज किसी टीवी 80,000 कहते हैं छोटा मोटा, 80,000 का टीवी जो है ये किसके सर पे आएगा, कौन इसका लॉस बेयर करेगा? तो आंसर इज मैं करेगा। मतलब विदाउट अ सिंगल वॉच टाइम पूरा 80,000 का लॉस मेरा, क्रोमा का कोई गलती नहीं। रीजन मैं ओनर हूं। हाँ मैंने प्रूव कर दिया कि क्रोमा वाला भैया अच्छे से ड्राइव नहीं कर रहा था तो अलग बात है। नॉर्मल केस के अंदर उसकी गलती नहीं थी, एक्सीडेंट होता है। क्रोमा इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सिंगल रुपी, नॉट। नया टीवी भी आपको नहीं देगा, पूरा 80,000 आप बेयर करोगे बिना एक सेकेंड टीवी का देखे। एंड वारंटी कोई डिफेक्ट का होता है, यहाँ टीवी फट के अलग हो चुका है, कौन सा वारंटी? आपने बोला था टीवी चालू नहीं। एक मिनट, उसी के पहले मैं एक और लाइन भी बोला था, टीवी पूरा टूट चुका है। हाँ हाँ तो तुमने मैं वो लाइन टाइम दिया था टीवी। इसमें दिख नहीं रहा मुझे लाइन आई है ऐसा, लाइन के ऊपर भी बहुत कुछ हो रहा है, देख चेक कर एक बार। तो लाइन के ऊपर भी दिख रहा है मेरे को तो यहाँ पे, तो वो भी लाइन ही मार रहा है। पूरा लॉस ऑफ द ओनर। पैसा तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं है। फिर हम ये देखेंगे कि यहाँ पे उसने आपको जब बिल दिया और पैसा वैसा जो भी है, क्या कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ हुआ कि ओनर अभी भी क्रोमा ही है? क्योंकि अगर ओनर अभी भी क्रोमा ही है, सपोज आपने उसको आधा पेमेंट करा, उसने आपको बिल भी नहीं दिया, बोला कि ठीक है हम आपको माल देंगे, उस टाइम पूरा पैसा देना, उस टाइम पे बिल लेना, मतलब ओनर स्टिल क्रोमा, तो पूरा नुकसान क्रोमा का। वही तो बोल रहा हूँ। सीओडी से क्या फर्क पड़ता है? अगेन उसका भी सेम डाउट था, पैसा कब भी तो उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है ओनरशिप कब ट्रांसफर हुई, बिल कब फटा, आपने डिसाइड क्या करा? आपने डिसाइड करा कि नहीं जब मैं आपको कैश ऑन डिलीवरी में आपको कैश दूंगा तब मैं आपको माल दूंगा तभी ओनरशिप दूंगा, तो तब तक क्रोमा का गलती, क्रोमा के सर पे। तो वही तो बोल रहा हूं, पूरा यूनिट पढ़ने का सेंस ही यही है कि ओनरशिप ट्रांसफर कब हो रहा है, क्योंकि जब भी ट्रांसफर होगा उसके साथ साथ रिस्क भी ट्रांसफर होगा। जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा रिस्क ट्रांसफर नहीं होगा। तो उसका पूरा यूनिट का मकसद ही है आपको ये पढ़ाना। वही जो हमने डिस्कस किया, पर एक बार पढ़ लेते हैं बुक में जो लिखा है उसको। सेल ऑफ गुड्स इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू बायर, मतलब ओनरशिप, ठीक है। प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी बोलेंगे, मतलब ओनरशिप बोलेंगे। इट इज एसेंशियल टू डिटरमाइन द टाइम एट विच द ओनरशिप पासेस फ्रॉम सेलर टू बायर। नीचे द जनरल रूल इज दैट रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी, करा हमने डिस्कस। प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप। In case where the goods are lost or damaged, the burden of loss will be borne by the person who is the owner at the time where the goods are lost or damaged. Where the goods are damaged by the act of third party, it is the owner who can take action, rights on goods ke against. Suit for price by the seller can be filed only when the property is passed to the buyer. तो risk rights owner को मिलते हैं, ये उसने मुझे बताया। नीचे थर्ड पॉइंट, तो अगर सपोज ट्रक वाला अच्छे से, टेम्पो वाला अच्छे से नहीं चला रहा था तो उसको क्रोमा नहीं, मैं सू करेगा क्योंकि नुकसान मेरा हुआ, तो सू करने का मेरा हुआ बिकॉज मैं ओनर है, तो नुकसान भी मेरा। हाँ अगर उसकी गलती थी तो कोई और ठोकेगा थोड़ी उसे पैसा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वो दारू पी के चला रहा था, रफ चला रहा था तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी 18 से 26। Passing or transfer of property constitutes the most important element and factor to decide legal rights and liabilities of sellers and buyers. Passing of property implies passing of ownership. दो तीन बार डिस्कस कर चुके। If the property has passed to the buyer, the risk in the goods sold is that of the buyer and not of the seller. Though the goods may still be in possession of seller. वही तो अपना क्रोमा वाला एग्जांपल था कि सब भले पोजीशन ट्रांसफर नहीं हुआ पर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। सेम क्रोमा वाला एग्जांपल ये। The rules regarding transfer of property in goods from seller to buyer depend on two factors. पहला फैक्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स और दूसरा फैक्टर इंटेंशन ऑफ पार्टीज। हम एक ही बात करते हैं जो थोड़ा ज्यादा आसान है और थोड़ा छोटा सा पॉइंट है, हम पहले उसकी बात कर लेते हैं। पॉइंट बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं कि सर हमारे यूनिट नंबर 1 के अंदर डिस्कशन हुआ था कि हमारा बायर बेसिकली गया सेलर के पास और सेलर के पास दुकान में एप्पल परचेस करने थे हमें एज अ बायर और बहुत सारे एप्पल्स पड़े हुए हैं। हमने बात करी हमें
1 kg एप्पल चाहिए, उसने बोला ओके, प्राइस भी डिसाइड कर लिया हमने, लेट्स से ₹100। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दैट इज हैपेंड फॉर अनअसर्टेन गुड्स। पढ़ चुके हैं हम ये सब ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इस दुकान के अंदर लेट्स से आग लग जाती है एंड ऑल ऑफ द एप्पल्स आर डिस्ट्रॉयड, होल एप्पल इंक्लूडिंग 1 किलो एप्पल, इसका नुकसान। सर रीजन, गुड्स अनसर्टेन थे, हमें थोड़ी पता कि इनमें से कौन से वाले 1 किलो बाहर के थे, पर वहीं अगर हमने 1 किलो साइड में निकाल दिया होता और फिर आग लगा होता तो इसका लॉस इसके सर पे, बाकी सारा लॉस इसके सर पे। सिंपल भाषा में बात करें तो, कंक्लूजन की बात करें तो, अनअसर्टेन गुड्स के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, क्योंकि हमको यही नहीं पता कि हम लॉट में से कौन सा 1 किलो साइड में निकालने वाला है। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के लिए, ओनरशिप ट्रांसफर होने के लिए गुड्स असर्टेन होने चाहिए, अनअसर्टेन के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है सर। ये इसका पहला पॉइंट है, ये वाला। सेक्शन 18 प्रोवाइड्स दैट वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स, आ गया सर, कैन नॉट पास टू द बायर अनलेस एंड अनटिल द गुड्स आर असर्टेन। आपने साइड में निकाल दिया उसको तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा, पर साइड में नहीं निकाला तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। द बायर कैन गेट द ओनरशिप राइट ऑन द आइडेंटिफिकेशन। ठीक है सर, तो ए तो बहुत इजी हो गया। बी बहुत बड़ा पॉइंट है, हम बी की बात करते हैं। इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू द बायर एट सच टाइम एज द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंड इट टू बी ट्रांसफर। जैसा पार्टी चाहे वैसे ओनरशिप ट्रांसफर होगा। अब पार्टी क्या चाहता है वो डिपेंड करेगा 3 चीजों के ऊपर। तो बोलता है फॉर असर्टेनिंग द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज रिगार्ड शैल बी, इन 3 बातों के ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, अब तक पार्टीज किस तरह बिहेव कर रही है, दैट इज कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, एंड केस टू केस बेसिस पे उसे हम डिसाइड करेंगे ओनरशिप का ट्रांसफर होगी, जिसके अंदर फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया उसको हमने, जिसमें दूसरा और तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 23(1) और नीचे वाला सेल और अप्रूवल, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा, तब देखेंगे। फिलहाल हम बात करें ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन केस ऑफ स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स, इसकी बात करें अभी, इसकी हम ये पढ़ रहे हैं। तो प्रॉपर्टी इन केस ऑफ स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स passes when intended to pass, वही जो ऊपर पढ़े थे। अब इंटेंशन क्या होता है अब नीचे देख लेते हैं। where there is a contract for sale of specific or certain goods, the property in them is transferred to the buyer at such time as the parties to the contract intended to transfer। ये बात ऊपर लिखी थी, ये रहा इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, ये बात यहाँ लिखी। इंटेंशन क्या होता है वो बात नीचे लिखी, ये भी ऊपर लिखा हुआ था ऑलरेडी, सेम ही है सर। टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, सर्कमस्टेंस ऑफ द केस, तो ये सेम बात वापस नीचे लिखी। होता क्या है वो सब अपन वो पढ़ते हैं। आप बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा थोड़ा सा, अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स आएंगे। लेट मी स्टार्ट विद अ सिंपल एग्जांपल। टॉपिक से पहले एक दूसरा टॉपिक समझना पड़ेगा, तो टॉपिक रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। सेम एग्जांपल, दुकान पे गए, हमने उसको बोला 10 किलो एप्पल, क्या मोमोज, कितना दर्द है जीवन में। ठीक है, ये सारे हमारे एप्पल्स। नाउ सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स, ठीक है। अब उसने इसमें से 10 किलो साइड में निकाल दिया, सपोज ये वाला रो उसने पूरा बाहर निकाल दिया। वी ऑलरेडी नो हम इसको बोलते हैं असर्टेन गुड्स, तो ये अनअसर्टेन थे, जैसे साइड में निकाल दिया ये असर्टेन बन गए। और जो मेरा टॉपिक है असर्टेन गुड्स, कितना ज्यादा ऑब्वियस है सर। मैं दुकान से 10 किलो एप्पल ऐसे उठा के लेके नहीं जाऊंगा, आपको इन एप्पल्स को एक प्रॉपर बॉक्स में पैक करना पड़ेगा, जिसको मैं प्रॉपरली उठा के कैरी करके ले जा सकूं, या थैली के अंदर आपको डालना पड़ेगा। ये थैली में बॉक्स में डालने को हम बोलते हैं डिलीवरेबल स्टेट।
सिंपल भाषा में बात करूं तो रेडी फॉर डिलीवरी। तो दो चीजें हुई सर, कॉन्ट्रैक्ट बना, इट वॉज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स, फिर उसमें से साइड में निकाला तो गुड्स बन गया असर्टेन गुड्स, उसको पैक किया तो गुड्स बन गया डिलीवरेबल स्टेट। मेरे पूरे टॉपिक के अंदर हर पॉइंट के अंदर वो बात करेगा डिलीवरेबल स्टेट, डिलीवरेबल स्टेट, डिलीवरेबल स्टेट। तो पहले मैंने आपको वो पढ़ाया जिससे हम अब ये पढ़ सकते हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं सर? ये बोला स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स। एग्जाम्पल मैंने इसका ही लिया, असर्टेन गुड्स का, ठीक है। ओके, वापस आए थे हमारे टॉपिक के ऊपर कि प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है सर। तो लॉ में क्या बोलता है कि उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तीनों आसान है, एक भी डिफिकल्ट नहीं है। पहला पॉइंट, सो जो गुड्स हैं, आई वुड रादर राइट स्पेसिफिक गुड्स हैं, वो डिलीवरेबल स्टेट में हैं। फर्स्ट केस। सेकेंड केस की बात करते हैं। स्पेसिफिक गुड्स हैं, उनको डिलीवरेबल स्टेट में लाना है, टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट। तो पहले से अलग हो गया। थर्ड की बात बाद में करते हैं, पहले इन दोनों की बात करते हैं। टॉपिक ऑब्वियसली मेरा वही है, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप। लॉ में क्या बोलता है सर? फर्स्ट केस के अंदर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। हमारा क्रोमा वाला एग्जांपल, ठीक है। तो मैं लास्ट टाइम में एग्जांपल लिख दूंगा। एग्जांपल टीवी फ्रॉम क्रोमा। प्रॉपर्टी उसी टाइम ट्रांसफर हो गई थी जब उसने मुझे बिल फाड़ के दिया था। तो स्पेसिफिक गुड्स थे और कॉन्ट्रैक्ट बना तब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, ठीक है। बाजू में आते हैं, एग्जांपल लेते हैं। अच्छा एग्जांपल लेते हैं, बुक का एग्जांपल लेते हैं, बुक जैसा एग्जांपल लेते हैं। सीधा एग्जांपल पहले सर, इस बार टीवी नहीं, हमें चाहिए था एक लैपटॉप क्रोमा से। हमने लैपटॉप सिलेक्ट कर लिया, मतलब इट इज स्पेसिफिक गुड्स। हमने उसका फाइनल भी कर दिया, हमको लैपटॉप चाहिए। प्रॉब्लम इज सर, उस लैपटॉप के अंदर 4 GB रैम है। वी वांट सेम लैपटॉप बट उसको हमको चाहिए 8 GB रैम। इसका मतलब अभी लैपटॉप डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। सेकेंड वाले केस के अंदर जो हम बात कर रहे हैं उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाना है, टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट। डालना है उसको डिलीवरेबल स्टेट के अंदर, क्योंकि उसको 4 GB से हमको 8 GB करना है। द क्वेश्चन ऑब्वियसली इज सर, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब होगा? हम तो यही पढ़ रहे हैं अल्टीमेटली। लॉ में क्या बोलते हैं? बहुत सिंपल, आपको जो चीज करनी थी आपने वो चीज कर दी, मतलब उसको आप डिलीवरेबल स्टेट में लेकर आ गए। मतलब आपने 4 GB का 8 GB कर दिया, प्लस आपने इन्फॉर्म कर दिया बायर को। अगर ये दोनों चीजें हो जाएगी तो प्रॉपर्टी विल ट्रांसफर। तो फर्स्ट केस में डिलीवरेबल स्टेट में था, सेकंड केस में डिलीवरेबल स्टेट में लाना था, तो लाए और इन्फॉर्म कर दिया। लास्ट केस पे आते हैं, अगेन स्पेसिफिक गुड्स। इस बार हमें कुछ करना है टू असर्टेन द प्राइस। एग्जाम्पल लेंगे ना सर, सीधा एग्जाम्पल लेंगे। सपोज हमें हमारे गैलरी के अंदर आर्टिफिशियल ग्रास पुटअप करना है। हम दुकान में गए और जाके हमने बताया कि भाई हमको आर्टिफिशियल ग्रास चाहिए। उसने बताया आपको कि सर ये रहा बंडल पूरा आर्टिफिशियल ग्रास का, ये आपके घर पे लगेगा। मतलब स्पेसिफिक कुछ है, मुझे पता है अभी से ये कौन से ग्रास लगने वाली है। बट द प्रॉब्लम इज वो दुकान वाला मुझे खाली एस्टिमेट ही दे सकता है, फाइनल प्राइस नहीं बोल सकता। सर क्यों? उसको आना पड़ेगा मेरे घर पे, मेजरमेंट लेना पड़ेगा कि कितना स्क्वायर मीटर यूज होगा ऑफ द आर्टिफिशियल ग्रास, कितना मटेरियल यूज होगा, उसके बाद ही मुझे प्राइस कोट कर सकता है। अभी तो मुझे क्या बोलेगा कि सर 3-4 हज़ार के बीच में होगा।
मतलब अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है सर, इसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी वही जैसे हमने बाजू में लिखा, जब आप प्राइस असर्टेन करोगे, क्योंकि वो असर्टेन करना था, प्लस आप बायर को इन्फॉर्म करोगे कि भाई इतना स्क्वायर मीटर लगा, इतना फेविकॉल लगा, इतना पैसा हुआ, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। टीवी फ्रॉम क्रोमा की जगह मेरे सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाएगा लैपटॉप फ्रॉम क्रोमा, बिना कोई चेंज करवाए। ठीक है, लैपटॉप फ्रॉम क्रोमा सेकेंड वाले में चेंज करवा रहे हैं, तो उसमें डेवलपर स्ट्रीट में आप घर पे ले जा सकते हो साथ में, तो डेवलपर स्ट्रीट, इसमें टू बी पुट इन डेवलपर स्ट्रीट, इसमें टू अ सर्टेन प्राइस। बुक में देखते सर एक बार, बोल। क्रोमा टीवी, मैंने टीवी हटा दिया, लैपटॉप कर दिया। पैसा बिल पे तब होगा कि पैसा दिए जो भी बिल 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 के ऊपर होगा, क्योंकि बिल इज अ प्रूफ, क्योंकि बिल आपके नाम पे बनता है, तो वही तो प्रूफ हुआ कि हमने सेल करा। अभी तीनों पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं सर, देख मैं आपको हेड पॉइंट पढ़ाया पहले। स्पेसिफिक गुड्स इन डेलिवर स्टेट हमारा पहला केस, दूसरा टू बी पुट इन डेलिवर स्टेट, तीसरा सेलर हैज टू अ सर्टेन प्राइस। तीनों डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट स्पेसिफिक गुड्स इन डेलिवरेबल स्टेट, बोलता है where there is an unconditional contract for the sale of specific goods in a deliverable state, the property in the goods passes to the buyer, लिखवा दिया आपको मैंने already, when the contract is made, and it is immaterial whether time of payment of the price or time of delivery of the goods or both is postponed। पैसा कब देंगे, डिलीवरी कब होगा, भाड़ में जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है, बिल दे दिया आपको, बात खत्म। Here the condition of the goods must be ready for delivery, मैं को ये भी लिखवा चुका, डिलीवरी गुड्स का मतलब रेडी फॉर डिलीवरी, तो वो भी लिख चुका सर आपके लिए ऑलरेडी। तीन एग्जांपल दिए, पढ़ लो एक बार, मैं फटाक से फिर आगे बढ़ जाऊंगा। ये है और ये है, जल्दी पढ़ना, बहुत इजी है, डिफिकल्ट तो अभी आएगा। तीनों समझ में आना चाहिए आपको, कितना इजी इजी एग्जांपल है। आगे आते हैं, नेक्स्ट वाला, तीनों एग्जांपल आसान, ठीक है। नीचे स्पेसिफिक गुड्स तो है टू बी पुट इन डेलिवरेबल स्टेट, सीधा एग्जांपल पे आते हैं सर। हमारा एग्जांपल सिमिलर था टू दिस, सेम नहीं था, सिमिलर था। P buys a laptop from an electronic store and asks for home delivery. The shopkeeper agrees to it. However, the laptop does not have a Windows operating system. तो चालू ही नहीं होगा सर। The shopkeeper promises to install it and call P before making the delivery. In this case, the property transfers to P only after shopkeeper has installed the OS, making the laptop ready for delivery. मतलब deliverable state. And intimated buyer about it. लिख चुके ऑलरेडी, टू बी पुट इन डेवलपर स्टेट के अंदर आप उसको डेवलपर स्टेट में लेकर आए और आपने बायर को बता दिया कि भाई हो गया है, ओनरशिप ट्रांसफर। लास्ट पार्ट specific goods in deliverable state when seller has to do anything there to in order to ascertain price, where there is a contract for sale of specific goods in deliverable state but the seller is bound to weigh, measure, मेरा एग्जांपल measure का था, weigh, measure, test or do some other act or thing with reference to the goods for the purpose of ascertaining the price. The property does not pass until such act or thing is done and buyer has noticed thereof. इतना ज्यादा इजी है, और ये हमने नीचे कुछ भी है, टॉपिक बदल जाएगा। ये रहा सर टॉपिक, मीनिंग, एग्जाम्पल, सब कुछ आपके सामने विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक गुड्स। मैं आपके लिए ऊपर वाला भी और अच्छे से लिख देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अनअसर्टेन गुड्स है बिकॉज वो बल्क में है,
असर्टेन है बिकॉज उसको हमने छांटा, सिलेक्टेड। डिलीवरेबल है बिकॉज इट इज रेडी फॉर डिलीवरी इन अ बॉक्स। तो डिलीवरेबल स्टेट मुझे आगे भी काम आएगा, तो मैंने अच्छे से ही समझाया एक ही बार में, जिससे मुझे आगे वापस तकलीफ ना हो। ऊपर वाला टॉपिक अलग है, नीचे वाला टॉपिक अलग है। आपको चाहिए तो नीचे वाले में हेडिंग दे देना भले ही, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन केस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं लिख देता हूं, चल नीचे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी स्पेसिफिक या असर्टेन गुड्स, ये आपका टॉपिक हो गया सर। सर जूम करो ना प्लीज, ब्लर है। एक सेकेंड ना, ऑफलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले फटाक से। इससे बोलो स्क्रीनशॉट ले ले, उसको ऐसे है ना तो उसको ब्लर दिख रहा है, तो जूम करेंगे तो दिख जाएगा एटलीस्ट। नीचे का भी स्क्रीनशॉट ले ले, आराम से ड्रॉ कर, मैं तेरे को 2 मिनट देता है, जल्दी कर। डन, ठीक। अब ऑफलाइन वाले तुम लोग चालू करिए सर। इसके बाद वाला टॉपिक एग्जाम का है, ये तो टट्टी है। किसका किसका? प्रोडक्शन का नहीं, प्रोडक्शन इज समथिंग विच इज फ्यूचर गुड्स। सेल्स ऑफ गुड्स यूनिट नंबर 1। ऑर्डर दे दिया पर दुनिया में अगर गुड्स है नहीं, होने वाले हैं, उसको फ्यूचर गुड्स बोलते हैं। हाँ, ये स्पेसिफिक गुड्स है। तो आपका एग्जाम्पल ही रॉन्ग हो गया। सॉरी बट आपने स्पेसिफाई किया कि ये कलर का ये स्पेक चाहिए, पर बनने तो दे। जो चीज दुनिया में नहीं है बताना स्पेसिफिक नहीं होता। स्पेसिफिक गुड्स पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ गुड्स नहीं पढ़ रहे। स्पेसिफिक गुड्स कैटेगरी होते हैं, यूनिट नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2। नहीं थे आप क्लास में शायद, जो थे उनको पता होगा, हमने पढ़ा था आफ्टर और एट। एट वाला स्पेसिफिक होता है, आफ्टर वाला असर्टेंट होता है। नेक्स्ट मंडे हम स्टार्ट करें रीफोकस बैच। जो बच्चे फेल हुए उनको रिवीजन करवा रहे हैं 20 घंटे में पूरा लो, हर एक टॉपिक। तो उसमें आप बैठ सकते हो। मत समझ, खुद पढ़ फिर 100 घंटे में। 20 घंटे में जब पूरा कवर हो रहा है तो उसमें आपका कवर हो जाएगा ना। जो आपने असर्टेन गुड्स नहीं पढ़ा, फ्यूचर गुड्स नहीं पढ़ा, वो उसमें पढ़ लोगे ना। बल्कि और फायदा, बिकॉज जल्दी हो जाएगा। खुद से करोगे इट विल टेक मोर टाइम। पूरा लॉ 20 घंटा, एग्जाम के एक दिन पहले 5 घंटे में करवाता हूं पूरा। हो गया, ड्रॉ करा, थैंक्स। वेलकम होता है रिप्लाई वैसे, पर चलेगा। अब देख रिप्लाई करता हूं तो रुक तू 2 मिनट बस। चलो पागल। क्लासेस का नाम है, क्लासेस का नाम फैकल्टी का थोड़ी। क्यों? पढ़ाने का। पागल हो गया तुम। अगर ऐसा होता तो ऊपर से सब नीचे क्यों आते? पूरा का पूरा बैच। कौन आया है? तुझे कितने बैच पता है? तो फिर क्यों बोल रहा है नहीं पता? तो फिर ऊपर से कितना आए उसका रिप्लाई देखो, नहीं पता तो फिर क्यों बोल रहा है? फिर कौन आया मुझे नहीं पता, कौन आया इग्नोर कर। नहीं पता तो फिर क्यों टांग अड़ाने का? जिसका नॉलेज ना हो उसका। पूरा बैच आ गया, 75 में से 63 बचे है। जो इसके पहले बैच था, ये तो जनवरी वाले, सितंबर वाले, ऑल ऑफ देम। वो फैकल्टी को देख कर आए, फैकल्टी को देख के। हाँ हाँ 23-1 पे आते हैं। मतलब उसकी नहीं, जो मैं जहां पे मैं सेक्शन यूज कर रहा हूं ना, बस वही आपको लिखना है और वही आपको याद करना है। दैट्स इट, सिंपल। क्योंकि सेक्शन टोटल 65 है, उसमें से हम 20 याद कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा 23 में, मतलब वो याद करना है। मैंने यहाँ पे सेक्शन नहीं लिखा, मतलब याद
नहीं करना, सो सिंपल। आज तक एग्जाम में नहीं आया, मैं क्यों उस पर लोड लूं। नीचे 23(1) आ गया, जिसके अंदर बात करता है विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ अनअसर्टेन गुड्स। ठीक, बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, इजी। बायर सेलर, उसकी शॉप ऑरेंज ही रखते हैं। ठीक है। लास्ट बेंच पे जा, कोई बात नहीं, लास्ट बेंच जा, जल्दी जा। हाँ हाँ, बाद में करते हैं, क्लास की बात करते हैं। लास्ट बेंच डुप्लीकेट करते हैं। इतना ठीक है, जल्दी जा। नाम की बात करते हैं। पहले ये केसर, और फिर ये कच्चा आम। केसर आम, कच्चा आम, ठीक है। बाय सेलर को बोलता है, ब्रो अपने को चाहिए 5 किलो कच्चा आम। ठीक है, बायर को बोलने के बाद सेलर 5 किलो साइड में निकालता है, तो ये वाला उसने साइड में निकाला मेरे बोलने के बाद। ठीक है, निकालने के बाद इसको उसने पैक किया बॉक्स। अच्छा पे डन, फिर मुझे दे दिया। नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 आणि 4। नामकरण की बात करते हैं। ब्लैक, पहला कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। गुड्स जो मैंने बोले उसने वही बाहर निकाले, गुड्स कंफर्म टू डिस्क्रिप्शन। ठीक है, निकालने के बाद उसको पैक करा डिलीवरेबल शीट और मुझे दे दिया। पैसे वैसे की कोई बात नहीं करी, मतलब अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन। ओके, सेकंड पॉइंट पे वापस आते हैं। इस पॉइंट पे ये आपने जो साइड में निकाला इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन।
वो अलग है, ये अलग है। एप्रोप्रिएशन, ये वाला इस पैसे से हिसाब अपन बाद में करते रहेंगे, अभी तो आप बस आओगे माल ले जाओगे। ये वो वाला एप्रोप्रिएशन है, अनकंडीशनल वाला, इट इज डिफरेंट। ये जो एप्रोप्रिएशन है दिस इज डिफरेंट, ये मतलब साइड में निकालना फ्रॉम द लॉट। लिख देता हूं यहाँ पे, टू सिलेक्ट अ साइड, उसको बोला मैंने एप्रोप्रिएशन। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे ले जाते हैं। ठीक है, इतना 5 यहीं से जो एप्रोप्रिएशन हुआ, ये एप्रोप्रिएशन दो तरीके से हो सकता है। पहला, बाय, मेरे एग्जांपल के अंदर सेलर था तो बाय सेलर, उसने साइड में छाटा ना, बाजू में निकाला विथ असेंट ऑफ बायर। जो मेरा एग्जांपल था कि सर एप्रोप्रिएशन किया सेलर ने विद असेंट ऑफ बायर। वाइस वर्सा भी हो सकता है सर, एग्जैक्ट उल्टा, बाय बायर विथ असेंट ऑफ सेलर। सर ये कहाँ पे होता है? डी मार्ट में एप्रोप्रिएशन बायर करता है सेलर की असेंट से, इसको नाम देते हैं हम पांचवा। ठीक है, फिर बोथ द केसेस जब बात करें विद रिस्पेक्ट टू असेंट, ये या तो ये जो असेंट है नंबर 6, सर ये एक्सप्रेस भी हो सकती है या तो ये इम्प्लाइड भी हो सकती है। मेरे एग्जांपल में एक्सप्रेस था, मैंने कहा था उसको छाटने को। डी मार्ट में इट इज इम्प्लाइड कि हाँ आप खुद आओ और साइड में निकालो जो भी आपको मैंगो चाहिए वो। लास्ट अगेन असेंट वाले पॉइंट से ही 7th, सर असेंट कैन बी बिफोर एप्रोप्रिएशन या आफ्टर एप्रोप्रिएशन। पहले से साइड में निकाला हुआ या मेरे बोलने के बाद साइड में निकाला, कुछ भी हो सकता है और टॉपिक खत्म हो जाता है। तो पूरा एग्जाम्पल रिपीट करूं अगर, तो इट बेसिकली सेज बायर ने सेलर को बोला मुझे 5 किलो कच्चा आम चाहिए, मतलब अभी साइड में निकाला हुआ नहीं है, निकालेंगे, एंड दैट इज वाई कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स हुआ। मेरे बोलने के बाद उसने कच्चा आम बोला था, कच्चा आम ही बाहर निकाला, मतलब गुड्स मैच कर रहे हैं जैसा मैंने बोला था उसके साथ। तीसरा, बॉक्स में पैक करा, मतलब इट इज नाउ इन डिलीवरेबल स्टेट। मैं बायर आऊंगा और आके माल ले जाऊंगा, पैसा वैसा देखते रहेंगे सर बाद में। दैट इज अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, फिर वापस स्टेप नंबर 2 में आ गए कि आपने जो साइड में छाट के निकाला, जिसको हम एप्रोप्रिएशन बोल रहे हैं, ये दो तरीके से हो सकता है। ये तो छाटा होगा सेलर ने बायर की कंसेंट से, या छाटा होगा बायर ने सेलर की कंसेंट से। मेरे एग्जांपल के अंदर फर्स्ट केस था, एप्रोप्रिएशन इज डन बाय सेलर विद असेंट ऑफ बायर। डीमार्ट वाला इज एप्रोप्रिएशन बाय बायर विद असेंट ऑफ सेलर। असेंट एक्सप्रेस इंप्लाइड दोनों हो सकती है। मेरा एग्जांपल एक्सप्रेस का था, मैंने कहा था कि साइड में निकाल, डीमार्ट के अंदर इज इंप्लाइड कि आप आओ और खुद छाटो निकाल लो। दूसरा, असेंट बिफोर या आफ्टर एप्रोप्रिएशन हो सकता है। मेरे एग्जांपल के अंदर इट इज बिफोर एप्रोप्रिएशन। टॉपिक खत्म हो गया। बुक में देखते हैं एक बार, ये रहा 23 का सबसेक्शन 1, जिसके अंदर आई कैन सी 7 पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस करे अभी ये रहे, जिसके अंदर पहला आई कुड सी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स। दूसरा, गुड शुड कंफॉर्म टू द डिस्क्रिप्शन। तीसरा, डिलीवरेबल स्टेट। चौथा, अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड। पांचवा, वापस पॉइंट नंबर 2 पर आ गए, एप्रोप्रिएशन मस्ट बी मेड बाय सेलर विद असेंट ऑफ बायर या बायर विद असेंट ऑफ सेलर। छठा, असेंट में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, असेंट में बी बिफोर और आफ्टर एप्रोप्रिएशन। तो उसे दिया नहीं ढंग से कुछ बताने को, तो फिर रटा मानना पड़ता है। रटा ना मानना पड़े, इसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल बनाया। 23
1 का पूरा, इससे रिटर्न नहीं मारना पड़ेगा। 6 मार्क का क्वेश्चन। वो है प्रोफेशन अलग है, ये प्रोफेशन अलग है, ठीक है। हमारे पास एक सेलर है और वो सेल कर रहा है बेडशीट्स, बच्चों की बेडशीट्स, स्पाइडरमैन, डोरेमोन, पोकेमोन, वो सब। उसके सामने 3 आंटियां खड़ी हुई है, A1, A2, A3। A1 से स्टार्ट करते हैं। उसको कुछ लेना नहीं है, वो सिर्फ टाइम पास करने आई है। 10 बेडशीट देखेंगे, 10 में बुराई निकालेंगे, आधा घंटा पौना घंटा मस्त टाइम पास होगा, चले जाएंगे। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। फिर A2 पे आते हैं, थोड़ी पढ़ी लिखी होगी, उसको जो चाहिए वो लेगी, नहीं चाहिए वो रिजेक्ट करके चली जाएगी। हम इसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। हम इंटरेस्टेड हैं थर्ड आंटी के अंदर। वो इज अ कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी, नॉट एबल टू मेकअप द माइंड कि मैं बेडशीट लूं या ना लूं। अगर ये स्मार्ट होगा तो उसको बोलेगा दीदी आप ये बेडशीट ले जाओ, अच्छी लगे तो रखना, नहीं तो मुझे वापस दे देना। मतलब मेरा टॉपिक सेल और रिटर्न। हमने यहाँ पे एक पोजीशन दे दिया, ओनरशिप नहीं दिया, पोजीशन दिया बेडशीट का A3 को, ठीक है। और बोला कि हम अगले हफ्ते आएंगे, तब तक आप डिसाइड कर लो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। पोजीशन दिया और बात हुई 1 हफ्ते के बाद। अब उसके बाद 4 केस बन सकते हैं 1 हफ्ते के बाद। पहला, आंटी बोले मेरे को चाहिए, आंटी बोले मुझे नहीं चाहिए। अगर आंटी बोलती मुझे चाहिए तो आंटी इज इक्वल टू ओनर, आंटी बोलते नहीं चाहिए, सेलर इज इक्वल टू ओनर। 2 आसान केस। थर्ड केस अच्छा है। थर्ड केस बोलता है आंटी कुछ बोलती नहीं है, सेज नथिंग। लॉ में क्या बोलता है, आंटी इज इक्वल टू ओनर। लास्ट, आंटी वो बेडशीट किसी को गिफ्ट कर देती है, गिरवी रख देती है, आंटी इज इक्वल टू ओनर। 3 केस बनते हैं जब आंटी ओनर बन जाती है, सेल और रिटर्न के केस में, ठीक है। 1 हफ्ते का टाइम दिया, हम 1 हफ्ते बाद की बात कर रहे हैं। पोजीशन दिया फॉर अ वीक और नीचे लिखा मैंने अ वीक आफ्टर, ओके। तो एक बात बता, जब सेल ही नहीं करा तो पैसा क्यों देंगे? हाँ? क्या ओनरशिप? कौन सा केस हो तो बोल। फर्स्ट केस में तो बोले ना मुझे चाहिए, तो जब मुझे बोला कि चाहिए तो पैसा लूंगा ना उससे मैं। हम तो यहाँ की बात कर रहे हैं फिलहाल कि यहाँ पे इट इज सेल और रिटर्न बेसिस। क्या उसको 1 हफ्ते के हमने बोला कि तो यूज कर, उसके बाद हमें बताना। तो जब फर्स्ट केस में अगर आंटी ओनर बनेगा तो पैसा लेगा ना उससे अपन। थर्ड केस में कुछ नहीं बोलेगा तो पैसा लेगा ना अपन। फोर्थ केस में कुछ नहीं बोलेगा, पैसा लेगा ना अपन। पर पैसा कब लेगा? जब ओनर बनेगा तब ना। तो ओनर तो बनने थे उसको, तब तो थोड़ी पैसा ले सकते हैं बिना ओनरशिप के। वो क्यों देगा पैसा आपको? बुक में देखते हैं बुक क्या बोलता है। ये रहा 24, कितना बड़ा सा दिया हुआ है, देखते हैं। Goods sent on approval or on sale or return basis. 24. When goods are delivered to the buyer on approval or on sale or return or other similar terms, the property passes to the buyer. मतलब आंटी। 3 केस लिखे थे, यहाँ पे भी 3 केस लिखे हुए हैं। पहला, उसने हाँ बोल दिया सर। दूसरा, does not signify his approval or acceptance to the seller but retains the goods without giving notice of rejection.
देन अगर टाइम फिक्स करा था तो टाइम खत्म होने के बाद, टाइम फिक्स नहीं किया था तो रीजनेबल टाइम खत्म होने के बाद. सी, he does something to the goods which is equivalent to accepting the goods. Example, pledges or sells the goods. हमने तीनों केस कवर कर लिए सर, पहला, तीसरा और चौथा केस हमारा. एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल के नीचे पढ़ लेते पहले, एग्जाम्पल आप खुद पढ़ लेना. 3 एग्जाम्पल दिख रहे हैं, 6, 7, 8. हमें बीच वाला पढ़ लेते हैं. A buyer under a contract on the basis of sale or return is deemed to have exercised, हम हमारी केस बात करें केस नंबर 4 की, is deemed to have exercised the option when he does any act expressing domination over the goods. That was pledge करना, gift करना किसी को, that is domination on the goods. तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी सर. Showing an unequal, मतलब बिना किसी डाउट के, intention to buy. Example, if he pledges the goods, हमने लिखा है नोट्स के अंदर, with a third party. Failure or inability to return the goods to the seller does not necessarily imply selection to buy. अगर पहले से बातचीत कर रखी होगी तो अलग बात है. ठीक है, हमारे काम का पॉइंट ये वाला पॉइंट था, डोमिनेशन ओवर द गुड्स. तो ऐसा मान लेंगे ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है सर. ये रहा, द बायर डीम्ड टू हैव एक्सरसाइज हिज ऑप्शन व्हेन ही डज एनी एक्ट एक्सरसाइजिंग डोमिनेशन ऑफ द गुड्स. 3 एग्जांपल, तीनों पढ़ लो और फिर ये डायग्राम एकदम छोटा सा, टू द पॉइंट, मेकिंग इट वेरी सिंपल. एंटी ओनर, सेलर ओनर, एंटी ओनर, एंटी ओनर. कितना ऑब्वियस है, सेलर ही जाएगा ना. सेलर की एक फिक्स जगह होगी जहाँ पे वो अपना मार्केट लगाता होगा, तो अगले संडे वापस वो उसी मार्केट में जाएगा और आंटी का वेट करेगा. हाँ हाँ, किसी किसी बात करिए. जब सेलर ने उसको बेडशीट दिया होगा तो उसको नंबर भी दिया होगा कि आपको अगर अगले हफ्ते तक वेट ना करना हो, आप सपोज कल ही डिसाइड करो आपको चाहिए, तो पैसा भी फिर मैं कल ही ले लूंगा ना. तो एक हफ्ते बाद आंटी को भी नहीं जाना पड़ेगा, तो इवन आंटी वुड गिव द नंबर. तो हाँ बोलने के लिए आपको जरूरी नहीं कि वापस वहां जाना पड़े. नहीं, बायर सामने से आएगा, बायर सामने से आएगा. हमने आपको पोजीशन दिया, आप आपके आके बताओगे. इससे तो केस नंबर 3 सेज नथिंग, मतलब उसको आना था और वो कुछ नहीं बोला, तो वो आएगा, हम नहीं जाएंगे. हाँ, रियल वर्ल्ड में गुजरात में ऐसा ही होता है, बेडशीट, साड़ी और सब घर पे आके डिस्प्ले करते हैं. नहीं, पर यहाँ पे सब गुजरात से नहीं है ना. जो मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर है यूट्यूब पे, उसमें ये सेम एग्जांपल ही दिया है मैंने, घर पे आने वाला. पर यहाँ पे समझ में नहीं आएगा सबको. बॉम्बे में ऐसा कोई किसी घर नहीं जाता, वो गुजरात में होता है. यहाँ तो पकड़ के मारे उसको. गुजरात में तो बिना बोले घर में घुस जाते हैं बाजू वाले, और वो अच्छा भी लगता है. ठीक है, गलत नहीं उसमें कुछ. अगर आपको लगता है वो चोर है तो फिर ऑब्वियसली आप डोर लॉक लगा भी रखोगे ना सर, ऑब्वियसली. वो तो फिर 4 केस, 3 एग्जाम्पल है आपके पास, उसके बाद ये 4 केस. हाँ, वो 3 एग्जाम्पल भी पढ़ना है, इजी है दोनों, तीनों. अब यहाँ पे circumstances under which right to disposal may be reserved. दोनों आसान पॉइंट है. एक में थोड़ा सा दिमाग है बस, एक जगह पर भी सिर्फ. पहले तो इजी है, ऑर्डर ऑफ द सेलर. मतलब अगर सेलर ने बोल रखा है कि मैं जब तक ना बोलूं तब तक सामने वाले को माल मत देना, मतलब आई हैव रिजर्व्ड द राइट ऑफ डिस्पोजल. तो फर्स्ट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ द सेलर. दूसरा और भी अच्छा है, बीच में थोड़ा सा दिमाग है बस उसमें. Where the seller draws a bill on the buyer for the price and sends to him the bill of exchange together with bill of lading. तो सेलर ने बायर को भेजा है एक बिल ऑफ एक्सचेंज टुगेदर विद बिल ऑफ लीडिंग, जो यूनिट नंबर 1 पढ़ चुका है, याद आना चाहिए. डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, पोजीशन, कंट्रोल, ओनरशिप सब. तो सेलर ने बायर को भेजा बिल ऑफ एक्सचेंज और बिल ऑफ लीडिंग. कितना ऑब्वियस है, बिल ऑफ एक्सचेंज पे बायर को साइन करना पड़ेगा कि हाँ मैं इतना पैसा दूंगा ऐसा करके. वो बेवड़ा साइन ही नहीं कर रहा, तो लॉ में क्या बोलता है, आपको बिल ऑफ लीडिंग वापस देना पड़ेगा. तो क्रेडिटर डेटर को चिट्ठी बना के देता है, उसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज. ऑर्डर होता है कि तू मुझे पैसा देगा. अब डेटर उसके ऊपर साइन ही नहीं कर रहा, तो आपको जो बिल ऑफ लीडिंग मिला वो आपको लौटाना पड़ेगा. सर नहीं लौटाए तो मत लौटाओ, आप फिर भी गुड्स के ओनर नहीं बनोगे क्योंकि आप पैसा देने को रेडी नहीं हो. ऐसा वहां पे नीचे लिखा हुआ है, देख. When the seller draws a bill on the buyer for the price and sends to him the bill of exchange together with bill of lading,
या रेलवे रिसीट, जो भी केस है, टू सिक्योर एक्सेप्टेंस ऑफ पेमेंट, बट बायर मस्ट रिटर्न द बिल ऑफ लीडिंग इफ इट डज नॉट एक्सेप्ट और पे द बिल, एंड इफ ही wrongfully retains the bill of lading या रेलवे रिसीट, the property does not pass to him. तो आप साइन करो तो फिर आप बिल ऑफ लीडिंग रखो, साइन नहीं कर रहे हैं वापस दे दो। क्या बोलते हैं इसको, आपको ऑलरेडी आता है, कंडीशनल एप्रोप्रिएशन। दो ही टाइप के एप्रोप्रिएशन होते हैं, एक होता है कंडीशनल, एक होता है अनकंडीशनल। हम पढ़ चुके हैं अनकंडीशनल 23 के सबसेक्शन 2 के अंदर, और कंडीशनल हम पढ़ चुके हैं सेक्शन 25 के अंदर। तो ये कंडीशनल वाले का पॉइंट था, इसको आप मैच भी कर सकते हो। देख लो चार्ट और फिर आप जा सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में 1 घंटा लगेगा, कैन नॉट स्टार्ट। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, शोइंग टाइटल में तो आप मालिक हो, आपका नाम लिखा हुआ है, ऑफ टाइटल में किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। तो अगर मैं आपको ऑफ टाइटल देता हूं मतलब आपको मैंने ओनरशिप दे दिया, शोइंग टाइटल देता तो ओनरशिप थोड़ी दी आपको, उसमें तो आपका नाम लिखा हुआ है, ऑफ टाइटल में नाम थोड़ी लिखा हुआ है। एग्जांपल हमारा मूवी के टिकट्स, तो मूवी के टिकट्स आपके पास, तो आप मालिक। अब मैंने क्या करा, आपको मूवी के टिकट दिए और साथ में आपको बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, आप उस बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन ही नहीं कर रहे हो कि मैं टिकट का पैसा दूंगा, तो टिकट मैं वापस ले लूंगा। आप मुझे टिकट वापस नहीं देते हो और बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन भी नहीं करते हो, तो टिकट आपके होने के बाद भी आपके नहीं होंगे, क्योंकि आप मुझे पैसा नहीं दे रहे हो। ऐसा लिखा यहाँ पे कंडीशनल एप्रोप्रिएशन। क्या हुआ, बोल बोल बोल, अरे बोलना शर्माता क्या है बे, दीदी क्या बोला भैया? अगर उसका टिकट है कितना ऑब्वियस है, मैं थिएटर में ही बोल दूंगा कि ये टिकट से जो आएगा उसको मत भेजना, या फिर मैं उस पर केस ही कर दूंगा कि मूवी देखने जा ही नहीं सकता। और मान ले चला भी गया, पैसा ले लूंगा, तो उससे क्या फर्क पड़ता, चला गया तो पैसा ले लेंगे, मतलब पैसे से मतलब है ना। आंटी वाला मैंने टॉपिक बढ़ाया था, तुमने लिखा उसको, तो फिर कैसे याद होगा? पूरा एग्जांपल किसका था आंटी वाला? सेल और रिटर्न का था, सेल और रिटर्न का था, जो पूरी क्लास ने लिखा आपके सिवाय, तो डाउट भी सिर्फ आपने ही पूछा। जा सकते हैं आप, वी आर डन। सो का खत्म हो जाएगा एंड वी वाइट स्टार्ट विथ नेगोशिएबल। 14 मार्क का चैप्टर है, सैटरडे तक सलंग है, 2 to 6 सैटरडे तक सलंग। 8:30 बजे मुझे फोन करेंगे, ठीक है मैं उनको लॉ बोल ही देता हूँ, पार्टनरशिप प्लस एलएलपी। देख मैं बताऊं, पीडीएफ आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम इज आपके इंटेंट में, आपके पास ऑलरेडी मॉडल एप्समेंट पड़े हुए हैं आईसीए की वेबसाइट पे, जो हमने 10-in-1 पेपर्स करे थे, यू ऑलरेडी हैव दोस पेपर जिसके अंदर 60 क्वेश्चंस है। तो अगर मैं आपको जो पीडीएफ देता भी हूं, अगर सपोज एडनोवेट का लोगो हटाए बिना, उसके अंदर भी तो दीदी वही क्वेश्चन होंगे ना। तो लॉजिकली बात कर मेरे साथ, आईसीए की वेबसाइट पे 10-in-1 पेपर्स हैं, 10 एग्जाम के पेपर्स। हम क्लास में करते तो है मॉडल टेस्ट पेपर्स, इट इज देयर नाउ आईसीए की वेबसाइट। नहीं, हमको ऑलरेडी पता है पार्टनरशिप का क्वेश्चन इज 1 का सी, 3 का ए, 5 का बी।